जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, अभी इसके बाद इससे आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो थोड़ा मोड़ा यह आपको ध्यान में रख लेना है कि जो सबसे छोटा जीवाणु कौन होता है, तो गोलाकार यानी जिसको कोकस कहते हैं। कोकस यानी गोलाकार जीवाणु होगा ना, वो सबसे छोटा जीवाणु होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ से आइए, देखिए यहाँ से आपको बढ़िया से याद रखना है। दिखाते हैं, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है जिसके कारण वीडियो टाइम पर भी नहीं आ रहा है वैसे। चलिए देख लीजिए, दूध को देखिए एल टी एच हो जाता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है साथियों, यानी दूध को जब भी कहेगा ना लो टेम्परेचर पर, तो दूध को 68.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यानी आपको दूध को सुरक्षित रखना है। देख लीजिए, दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पास्चुराइजेशन करते हैं। इसकी दो विधि हैं। एक विधि है कि दूध को सुरक्षित रखने के लिए लो टेम्परेचर पर 68 माने 62 यानी 62.8 यानी 0.8 यानी इसको जोड़िएगा ना तो 70 के आसपास हो जाता है, 70 हो जाता है। तो ये 0.8 कर देंगे, 62 लिख के 0.8 कर देंगे। और इस पर 30 मिनट तक ध्यान रखना है। कब? 30 मिनट तक, 30 मिनट तक। वही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सेकेंड में चल जाएगा। टेम्परेचर मान लेते हैं आप बढ़ाएंगे, तो लो टेम्परेचर पर था और वही हाई टेम्परेचर पर HTST यानी हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको ना दूध को क्या कहते हैं, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेल्सियस यानी ताप पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। यानी ध्यान में रखिए कि सबसे करेक्ट दूध का पास्चुराइजेशन, यानी दूध के बढ़िया दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक रखना है आपको सुरक्षित, तो पहले लो और उसके बाद हाई टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर यानी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, और वहीं क्या कहते हैं 30 मिनट तक वहीं आपको ध्यान में रखना है। हाई टेम्परेचर में न हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में हो जाएगा यानी 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या सेल्सियस ताप पर। ऐसे ध्यान में रखिए, सेंटीग्रेड पुराना था, नया सेल्सियस ताप पर कितना 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि न कि लो हाई टेम्परेचर पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना मिनट तक गर्म किया जाता है, तो यह कह देगा कि हाई टेम्परेचर पर 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या सेल्सियस ताप पर कितना सेकेंड तक गर्म करते हैं, तो कितना मिनट सेकेंड ही सब दे देगा, तो 15 सेकेंड ही हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा लो वाला पर 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक। ठीक है, यह ध्यान में रखना है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आ जाइए, अब इधर भी इम्पोर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न सब देख लीजिए। एनाबीना और नॉनस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया ना वायुमंडल की NO2 का स्थिरीकरण करता है। अब देख लीजिए, यह आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल की N2 माने N नाम से दो रहना चाहिए। N2 यानी N ये N2 का कौन, तो N से हो जाएगा एनाबीना, एनाबीना। ठीक है, और नौ स्टॉक N से नौ होता है, तो नौ स्टॉक यानी ध्यान रखना है। एनाबीना तथा नौ स्टॉक नामक जो साइनोबैक्टीरिया है ना, वायुमंडल की NO2 का स्थिरीकरण करता है। यानी वायुमंडल के NO2 का स्थिरीकरण कौन कौन करता है, तो एनाबीना और नौ स्टॉक भी करता है साथियों। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है राइजोबियम। कहना अच्छा, राय जी है ना, राय जी यानी यादव जी जॉब कर रहा है। कहाँ जॉब करेंगे, तो मटर के खेत में, मटर के खेती वाला जॉब कर रहा है, मटर के खेती वाला जॉब। यानी राय जी जॉब कर रहे हैं, तो ब्रेड भी खा के चल जाएंगे ड्यूटी पर। तो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम जीवाणु की जातियाँ जो नहीं, जाति कौन, लेगुमिनेसी जाति है। ये कौन कौन जाति है उसके बारे में हम आगे आपको डिटेल्स एकदम याद करवाएंगे। अभी ध्यान में रखिए, राय जी ना लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ में रहती है। ध्यान में रखना है कि राय जी जॉब करते हैं, ब्रेड खा के जाते हैं जॉब पर, तो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, इत्यादि के नाम के जो जीवाणु है ना, वो लेग्यूमिनेसी। ध्यान में रखना, चाहे राय जी और ब्रेडी राइजोबियम, और ब्रेडी राइजोबियम ये ना लेग में, मैंने होता ना क्रिकेट खेलता है तो लेग में खटता है आदमी सब, तो कहना ही राय जी सब ना लेग में क्यों खट रहा है, मटर खाने के लिए। तो लेग्यूमिनेसी मटर कुल के पौधों है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी मटर कुल के पौधों के जड़ में रहती है और वायुमंडल के NO2 का स्थिरीकरण करता है। यानी कह देगा, अब मटर कुल के पौधों के जड़ में कौन रहता था, राइजोबियम पूछा जाता है, कभी कभी ब्रेडी राइजोबियम भी आपको कह देगा। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना। अब आ जाइए, देखिए एजोटो वेक्टर को हम कहेंगे ट्रैक्टर। अब देखिए ट्रैक्टर हम लोग क्यों कह रहे हैं, पहले आगे देखिए। ट्रैक्टर यानी स्पाइरिलम यानी पाई लेगा, एजो स्पाइरिलम यानी पाई लेगा, ट्रैक्टर से खेत जोतेगा
तब पाई लेगा ना, ठीक है। तो देख लीजिएगा गाँव में कि ट्रैक्टर से खेत जुतवा लेता है, पैसा कल होके देता है, कल होके देता है, उसी समय नहीं देता है, कल होके देगा। तो यानी वो वेक्टर यानी ट्रैक्टर स्पाई माने पाई मांगने आया ना, तो कहा कि कल ले जाना था, कल कलो स्टेडियम माने कल कहना कि कल ले जाने के लिए, तो कल कलो स्टेडियम, कलो से कलो स्टेडियम, इस तरह से ध्यान रखना है। या क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। आपसे पूछ देगा कि कौन सा जो है ना जीवाणु ना स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, तो देख लीजिए मिट्टी को कौन जोता है? ट्रैक्टर। तो वेक्टर माने एजोटो वेक्टर, ठीक है। वेक्टर से स्पाइरिल, तब देखिए यहाँ एजो है तो यहाँ भी एजो रहेगा, तो स्पाइर लेगा, ट्रैक्टर से खेत जुतवाने पर पाई लेगा, तो हो जाएगा एजो स्पाइरिलम, एजो स्पाइरिलम। और कह रहा है कि कल रुपया लेना था, कलेस्ट्रीडियम। यानी तीनों जीवाणु जो है ना साथियों, यह मिट्टी में रहता है, मिट्टी में रहता है। और नाइट्रोजन का वही NO2 का, NO2 जो है ना जिसको नाइट्रोजन हम लोग कहते हैं, उसका स्थिरीकरण करता है। इस सब NO2 का ही स्थिरीकरण करता है, लेकिन कौन कहाँ कहाँ पाता है ना, यह पूछता है। तो यह राई सब मटर कुल के माने लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है, ठीक है। राई सब, ठीक है। यह पाया जाता है कहाँ? यह पाया जाता है यह मिट्टी में पाया जाता है। ध्यान में आपको रखने वाली बात है यह। अब आ जाइए, चर्म उद्योग में चमड़े से बाल और वसा हटाने का कार्य, माने देखिए चमड़ा उद्योग में देखिएगा ना, जो चमड़ा रहता है पहले चमड़ा पर से बाल हटाया जाता है ना, तब ना उसके बाद बेल्ट उल्ट जो घड़ी उड़ी बनता है, तो ध्यान में रखिएगा उस पर हटाने का काम जीवाणु से किया जाता है, जीवाणु द्वारा किया जाता है, जिसे चमड़ा कमाना कहते हैं। सीधे ध्यान में रखिए ना, चमड़ उद्योग में चमड़े से बाल और वसा हटाने का कार्य जीवाणु का होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का संकुचन होते रहे, और जीवाणु का जीव द्रव जो ना द्रव संकुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है। सीधे ध्यान में रखें ना, ई खाली याद करने वाला बात है कि वो अचार को सुरक्षित रखना है ना, तो चीनी के चाशनी या नमक ज़्यादा रख कर उसको सुरक्षित रखते हैं, इसमें उतना इम्पोर्टेंट ना है, ठीक। अब आ जाइए, ये देखिए शीत संग्रह, जिसको कोल्ड स्टोर कहा जाता है। कोल्ड स्टोर होता है जिसमें आलू उलू सब रखते हैं, तो देख लीजिएगा उसका क्या है, कोल्ड स्टोर का ताप यानी शीत संग्रह, शीत संग्रह का तापमान कितना रहना चाहिए? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेल्सियस तक, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक। यह आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब आ जाइए, देखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को देख लीजिए, इसे सबसे इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या? इस समुदाय के वनस्पति जगत का, वनस्पति जगत के उभयचर, जिसको एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। उभयचर किसे कहा जाता है? जिसको कहा जाए वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर। तो वनस्पति जगत का उभयचर, जिसको उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, किसको? ब्रायोफाइटा के साथियों। और सबसे बड़ा समूह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा बताए थे। और यहाँ सबसे बड़ा जो है ना, इसको उभयचर या क्या कहते हैं, एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। यही ब्रायोफाइटा में ना जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णता अभाव होता है, जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णता अभाव होता है। देख लीजिए, फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम का होता है जल को ले जाना, और फ्लोएम का होता है जो पत्ती के द्वारा जो पत्ता होता है ना, वो भोजन बनाता है ना, उसको ले जाना इसका कार्य रहता है। वो आगे हम बताएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है, यह सबसे सरल। इस प्रकार इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित की जाती है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट ना है, ये ध्यान में रखना है। ये उभयचर किससे कहा जाता है? वनस्पति जगत का, तो ब्रायोफाइटा, ठीक है। आ जाइए, अब इधर आ जाइए, देखिए स्फेगनम, स्फेगनम जिसको यह अपने भार से स्वयं के 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। यह स्फेगमम जो मॉस है, अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए माली इसका उपयोग करता है, तो दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसके मैंने स्फेगमम का प्रयोग किया था। तो स्फेगनम ध्यान में रखिएगा। अच्छा, स्फेगनम यह अपने भार से 18 गुना अधिक पानी को सोख के रखता है। और माली सब होता है ना कि पेड़ पौधा कहीं सूख जाएगा, उसके लिए न इसी का उपयोग करता है, यानी 18 गुना पानी सोख के रखता है, समझ रहे हैं। चलिए, अब बाकी ये सब आपको नहीं याद रखना है। आ जाइएगा, टेरिडोफाइटा, ये देख लीजिए, कह देगा किस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, यानी लिखा हुआ ईस्ट, यानी ध्यान में आपको रखना है
किस समूह के पौधे नमी नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाई जाता है? तो देख लीजिए, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जंगल उंगल पर न अधिकता से पाया जाता। कौन? टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा तो आपको बोले थे कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। उसके बाद न उभयचर या एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है वनस्पति जगत का? तो ब्रायोफाइटा को। और जंगलों पहाड़ों पर अधिकतर मात्रा में पाया जाता है कौन? टेरिडोफाइटा। तो इसको आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक। अब आ जाइए, ये सब आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है, थोड़ा मोड़ा आपको, यानी जिसको बोले ध्यान नहीं रखना उसको, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। यानी हम आपको इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं, लेकिन एक आध जो उधर छूटेगा ना तो आप पढ़ लीजिएगा ना, तो वो एक आध आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है साथियों। और नहीं तो हम बिहार ऑल एग्जाम बुक करवाएंगे तो वहाँ से तो आपको पूरा कवर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ, देखिए पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। तो इस समूह ही सबको आपको उतना बढ़िया से नहीं ध्यान में रखना है। आ जाइए इधर, इधर आइए, यह झाड़ी या नग्न बीजी। नग्न बीजी जो ना, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक। याद रखना है वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन होता है? सिकोआ। आ सेम्परवीरेंस लिखा हुआ ना, सेम्परवीरेंस, आपको इतना नहीं, सीधे ध्यान में रखना, सिकोआ। सिकोआ देखिएगा ना, गांव सब में देखिएगा ना, कुआ का माने कुआ का पेड़ होता है ना, तार के कुआ का, तो देखिएगा वो बहुत लंबा होता है, तो उसी प्रकार का लंबा होता है सिकुआ का पेड़। तो देखिएगा कि तार से कुआ निकलता है, तो कुआ तार के पेड़ सबसे बड़ा, तो तार के पेड़ से भी बड़ा होता है एक पेड़ जिसका नाम है सिकुआ। तो ध्यान में रखना है सिकुआ सबसे ऊंचा पेड़ होता है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है साथियों? 120 मीटर, ठीक है। इसी को कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, यानी कोस्ट रेडवुड। ध्यान में रखना है, यह कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहा जाता है, कैलिफोर्निया ने कोस्ट में रेड से घेर देंगे, कोस्ट में रेड से घेर देंगे, कोस्ट रेडवुड। आप इतना भी ध्यान रखिएगा ना, कोस्ट रेडवुड और कैलिफोर्निया, क से कोस्ट, क से कैलिफोर्निया, तो ध्यान रखिएगा ये सब वो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ठीक है। और सिकुआ का पेड़ है, 120 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। यह नग्न बीजी के अंतर्गत आता है। सिकुआ जो है ना साथियों, नग्न बीजी के अंतर्गत आता है। देख लीजिए यहाँ, देखिए यही नग्न बीजी के अंतर्गत आता है। कौन? सिकुआ। सिकुआ नग्न बीजी के अंतर्गत आता है, तो इसको आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? तो सिकुआ है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा साथियों, तो कहना कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकुआ है, सिकुआ, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? कह देगा कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? तो जैमिया पिग्मिया। ध्यान में रखना, जैमिया, यानी कहना है अनावृत बीजी पौधा सबसे छोटा। देख लीजिए, अब आप अनावृत सबके मतलब आप क्या समझना चाहते हैं? देख लीजिए अनावृत का मतलब हम आपको एक चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ आ जाइए, कहाँ गया, एक मिनट, इसमें नहीं है, आप पीछे देखिए, इसका मतलब हम आपको समझाते। देख लीजिए, एगो होता है आवृत बीजी, एगो होता है अनावृत बीजी। जो पौधे के वर्गीकरण में जो बांटा हुआ ना था, वह बांटा हुआ था नग्न बीजी, अनावृत बीजी, इस तरह से जो बांटा हुआ रहता, उसी के बारे में यह बताया गया है कि अनावृत पौधा कौन है, नग्न बीजी कौन है, क्या कहते हैं, पुष्पोद्भिद कौन होता है, ये सब नहीं बताए थे कि इस तरह से बांटा हुआ रहता है। तो उस बांटा हुआ का ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा, ठीक है साथियों। क्या? सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? तो जैमिया पिग्मिया है। कहना कि वो छोटा है फिर भी जय जयकार होता है उसका, छोटा है फिर भी उसका जय जयकार होता है। किसका? मियाँ जी का। मियाँ जी है क्या? तो जय मियाँ सबसे छोटा है मियाँ, फिर भी उसका जय जयकार होता है, जय मियाँ पिग्मिया। ध्यान में रखना है, तो जय मियाँ पिग्मिया आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाइए जीवित जीवाश्म। जब भी कह देगा जीवित जीवाश्म, साइकस, जिंगो बाइलोबा एवं मेटासिकोआ है, मेटासिकोआ, यानी जीवित जीवाश्म कह देगा आपको, जीवित जीवाश्म। तो कहना कि अच्छा जीवित आदमी तब ना साइकिल से घूम रहा है, तो कहना जीवित जीवाश्म माने साइकस। और फिर क्या है, वो जीवित है तो जिंगो, जी से जिंगो, तो जिंगो बाइलोबा माने साइकिल से बायोलॉजी पढ़ने जा रहा है, तो क्या कहते हैं साइकस।
जिंगो बाइलोबा कह रहा है कि मेटासिकुआ, बायोलॉजी पढ़ के फिर उसको मिटा दिया, तो मेटासिकुआ ध्यान में रखना है, मेटासिकोआ यानी यह क्या है, जीवित जीवाश्म, या जीवित जीवाश्म साथियों, ठीक है, जीवित जीवाश्म है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी आ जाइए, आपको कह देते हैं जीवित जीवाश्म, तो जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा और एक है मेटासिकोआ, ठीक है, मेटासिकोआ देख लीजिए। जिंगो बाइलोबा, जिंगो माने जीवित है, जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, मेडन कह देगा, अच्छा मेडन यानी मेडन, क्रिकेट में देखते हैं मेडन न कहता कि 6 गेंद खा गया तो उसको मेडन कहा जाता है, तो कहना कि अच्छा मेडन यानी मेडन इसलिए खा जाएगा कि खाली बायोलॉजी पढ़ने पर ध्यान दे रहा है, क्रिकेट खेलने पर नहीं ध्यान दे रहा है, इसलिए मेडन खा गया, यानी कहने का मतलब है जिंगो बाइलोबा मेडन खा गया, मेडन हेयर ट्री जिंगो बाइलोबा। या ध्यान में रखिएगा, हेयर उअर माने मनुष्य के अंग के बारे में, हेयर उअर सब इस सब के बारे में किस में पढ़ना था, बायोलॉजी में, तो बाइलोबा, तो ध्यान में रखना, अच्छा मेडन हेयर ट्री बाइलोबा यानी जिंगो बाइलोबा, ठीक है। अब आ जाइए, साइकस के बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। अब ध्यान में रखना है, बीजांड एवं नर युग्म, बीजांड ध्यान में रखिएगा, बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े किसका होता था, साइकस का कहते ना, बीजांड किसका सबसे बड़ा होता है, बीजांड या नर युग्म, तो साइकस का सबसे बड़ा होता है, ध्यान में रखना है, ठीक। अब पाइन्स के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले रंग के बादल बन जाते हैं। देखिए कहा जाए किसका परागण इतने तादाद में होते हैं, यानी परागकण जो होता है ना, परागकण किसका होता है इतने तादाद में कि पीले रंग के बादल बन जाता है, तो प से पीला, प से पाई, पाइन्स यानी पाई पीला पाई यानी पीला से हो जाएगा, वो पीला रंग के बादल बनता है तो पाई देगा, पाई यानी पैसा देगा, पैसा से बादल को खरीदा जाएगा, पीला रंग के बादल को पैसा से खरीदा जाएगा, ठीक है। देखिए कोई डेकोरेशन में बादल टाइप का बना देता है ना, तो कहना कि पीला रंग का बादल बना दे तो डेकोरेशन में फ्री में थोड़ी बना होगा, पाई लगेगा, तो पाइन्स ध्यान रखना, पाइन्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप समझ गए कि वो मेडन हेयर माने बायोलॉजी में अब बीजांड बड़ा होता है साइकस का, आप पाइन्स के परागकण इतनी तादाद में होते कि पीले रंग के बादल बन जाता है, किसका इतना तादाद में होता है कि पीले रंग का बादल हो जाता था, पाइन्स का, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए थोड़ा, साइकस के ताने से मंड निकाल कर खाने वाला साबुनदाना बनाया जाता है, ध्यान रखिए, इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। जब भी आपको कह देगा ना सागोपाम, तो साग कहना, साग लाने जा रहा है साइकिल से, साग खरीदने बाजार कैसे क्या चीज़ से जा रहे हैं, साइकिल से, तो सागोपांग मैंने साइकस कहते हैं, सागोपाम किसे कहा था, साइकस को, ठीक है, साइकस को सागोपाम कहा जाता है, साइकस को सागोपाम कहा जाता है। ये सब थोड़ा मोड़ा आप रीडिंग दे दीजिएगा, ये थोड़ा मोड़ा रीडिंग देने वाला है, ठीक। आ जाइए, ये सब थोड़ा मोड़ा आपको रीडिंग देना है, अब इधर आइए, ये सब आपको नहीं याद करना है, ये सब आपको नहीं याद करना है, ये सब आपको याद करना ही नहीं है। आप आ जाइए, देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे यह सब है, ठीक है, एक बीजपत्री, बाकी 2 बीजपत्री नीचे है। पहले एक बीजपत्री जो है ना, पौधे के कुल के नाम, अब पौधा सब कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही है, ठीक है। वहीं आ जाइए, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। जब भी कह दे कि लहसुन और प्याज किस कुल के अंतर्गत आता है, जब भी आपसे पूछ देगा कि लहसुन प्याज किस कुल के अंतर्गत आता है, तो ध्यान में रखना चाहिए लहसुन और प्याज, यानी लहसुन और प्याज, यानी प्याज लहसुन देखबे करते हैं, सब्जी बनाने में प्याज लहसुन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो प्याज लहसुन एक ही कुल के आता है, तो कहना अच्छा प्याज लहसुन। मान लेते हैं आप मार्केट गए, आप घरे कॉल किए कि प्याज लहसुन लेना है कि नहीं, तो कहेगा हाँ प्याज लहसुन ना है, ले लीजिए, ले लेना है, तो यानी आप सब माने बाजार गए तो आप कुछ चीज़ भूल गए, क्या भूले थे, लहसुन प्याज, तो आप घरे कॉल किए कि लहसुन प्याज लेना है कि नहीं, तो कहेगा हाँ लेना है, तो लेना से लिली एसी यानी लहसुन प्याज ले लेना है, तो लिली एसी, ध्यान में क्या रखना है, लिली एसी माने कहना, पूछना है आप कॉल करके कि लहसुन प्याज लेना है कि नहीं, तो कहेगा हाँ लहसुन प्याज लेना है, तो लिली एसी यानी लहसुन और प्याज नहीं है घर पे, आपको ले लेना है,
तो क्या ध्यान में रखना है, लहसुन प्याज किस कुल के अंतर्गत आता है, तो लिली, माने लहसुन प्याज लेना है तो लिलिएसी, लिलिएसी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सुपारी, जिसको ना हम लोग गांव में कहते हैं कसैली है, कसैली नहीं कहता है कि कसैली खाना है, सुपारी जो पान उनमें ना कसैली रखता है, सुपारी रखता है, तो वहीं सुपारी, तार, नारियल, खजूर, यह चारों पालमी के अंतर्गत आता था। इसको देखिए, अब इसको कैसे ध्यान में रखना है, देखिए जब भी पहले, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, यानी जो तार के टाइप का ना, जो जिसका पत्ता गरने वाला जैसे रहता है, माने वो पत्ता उस सबका ना टाइट टाइट बड़ा बड़ा रहता है, गरने वाला वह पालमी के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, जब भी कह देगा सुपारी, सुपारी जिसको हम लोग कसैली कहते हैं गांव देहात में, तो सुपारी, तार, अब देखिए तार, तार नहीं होता जिसमें से फाड़ के उसको कोआ निकाला जाता है, कोआ उसमें का मार्केट में देखिएगा बिकता रहता है, तो सुपारी, तार, सुपारी, तार, नारियल, खजूर, यानी ध्यान रखिएगा सुपारी, तार, तार खजूर नहीं हम लोग कहते तार खजूर, तार खजूर, तो वहीं तार खजूर की तरह नारियलों देखिएगा उसका पेड़ उसी तरह से रहता है, तो सुपारी, तार, नारियल, खजूर, ये सब आ जाता है पालमी के अंतर्गत। ध्यान में रखना। अच्छा, सुपारी, तार, नारियल, खजूर के पेड़ को ना बढ़िया से हम पाले हैं, बढ़िया से पेड़ को पाले हैं। पेड़ को किस चीज़ के करना के, अच्छा सुपारी माने खाने के आदत हो जाता है, कसैली खाने का आदत नहीं रहता, देखिए गांव में सुपारी खाने का आदत है, तो उसके लिए ना वो बढ़िया से पालेगा, किसका, पौधा को पालेगा, पौधा को पालेगा। तो ध्यान में रखना सुपारी, तार, नारियल, खजूर को ना, ये जो किस पेड़ के माने किस कुल के अंतर्गत आता है, तब पालमी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हमको सुपारी, नारियल, तार, खजूर को पालना है, उसको पेड़ को पालना है। ठीक है, तो हो जाएगा पालमी। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, जब भी करेगा गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, बांस, जौ, बाजरा, जौ, ये सब जितना हो जाता है ना, जौ, बाजरा उजरा इस टाइप सबका जितना हो जाएगा, वो सब का जाएगा ग्रेमिनेसी के अंतर्गत। ग्रेमी यानी ये सबसे पहले इसमें आता है गेहूँ, तो ग से गेहूँ, ग से ग्रे, वे गेहूँ के गे ना ये आगे है, तो ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी, ग से गेहूँ, ग से ग्रेमी, या समझ लीजिए अच्छा ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड नहीं देखते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में मिलता है ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, तो ध्यान में रखना चाहिए, गेहूँ की रोटी खा के गाना गाने जाना, ग से गेहूँ, ग से गाना, या ध्यान में रखिएगा ना कि ग से गेहूँ, ग से ग्रेमी, ग से गेहूँ, ग से ग्रेमी, माने ग से गेहूँ, ग से ग्रेमी। ध्यान में रखना कि क्या, गेहूँ, मक्का, माने गेहूँ और मकई, गेहूँ और मकई, गेहूँ और मकई, बांस, गन्ना। अब देख लीजिए बांस के तरह ही, बांस के तरह ही गन्ना यानी ईख, देख लीजिएगा बांस जो होता है ना गांव देहात में देखिएगा बांस, उसी के तरह ईख का भी पौधा लगभग बराबर रहता है। बांस और ईख का देख लीजिए, थोड़ा बांस बड़ा और मोटा हो जाता है, लेकिन गन्ना वो थोड़ा माने पतला और छोटा रहता है। तो ध्यान में रखिएगा बांस के तरह ही गन्ना है। मकई का भी देखिएगा डांट, मकई का डांट तोड़िएगा ना तो बांस के तरह ही उसका रहता है। ठीक है, और गेहूँ भी थोड़ा भले पतला रहता है लेकिन उसी तरह रहता है, माने हर एक फुट में बांटा हुआ। ठीक है, और चावल को भी ध्यान में रखना है, यानी जब गेहूँ आ जाएगा तो चावल आइए जाएगा, यानी गेहूँ, मक्का, यानी ध्यान में रखना मकान बनाने के लिए ना, मकान बनाने के लिए बांस खरीदे, और बांसे लेखा गन्ना है तो गन्नो खरीद लिए, यानी मकान बनाने के लिए मकान से मक्का, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल। ठीक है, अब देख लीजिए, अब उसके बाद क्या हो जाता है, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। ज्वार, बाजरा, यानी देखिए क्या कहते हैं, ज्वार, 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 बाजरा, ज्वार, बाजरा, ज्वार माने कह रहा है कि ज्वार, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि, यानी ज्वार, जौ से ज्वार, जौ से देखिए व हटा दीजिएगा तो जरा, यानी बजरा, यानी जौ से ज्वार, जौ से ज्वार, बजरा, और जौ से जौ, जौ से जई, यानी ई सब जौ वाला भी जितना जौ वाला रहे ना अधिकांश फसल में, वह ग्रेमिनेसी माने गेहूँ के जौर ही रहेगा, गेहूँ के साथ ही रहेगा। तो आपको इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आपके कुल से ज़रूर पूछता है, बायोलॉजी सब में कुल से क्वेश्चन देखिएगा पूछता ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रमुख पौधे का नाम, यानी कहा जा रहा है कि वो लहसुन और प्याज यानी ले लेना है, तो लिलिएसी। ठीक है, और सुपारी, तार, नारियल, खजूर इसको पालना है। क्यों? क्योंकि मान लेते किसी को ना अल्म होता है खाने का, आदत हो जाता है, तो उसी को अल्म ना कहता कि अलम लग गया, तो उसी को बढ़िया से पाल के रखेगा तब ना आदत लग लगेगा, तो उसमें से अपना तोड़ के खा लीजिएगा, तब पालमी। ठीक, अब आ जाइए गेहूँ, ग से गेहूँ, अब मक्का, नहीं मकान बनाना तो बांस खरीदना पड़ेगा, अरे
पहले मड़ैया बनता था, मकाने बनता है, तो जो सेंटरी के लिए बाँस ही ना लगता है, तब मक्का माने मकान और बाँस, तो कहना कि बाँस अब उतना नहीं मिलता, तो गन्ना भी मिलेगा ना, उसको भी लगा देंगे। तो बाँस, गन्ना और चावल। अब देखिए ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ज्वार माने जौ से ज़्यादा है ना, वो समझ लो ग्रामीणेसी के ही अंतर्गत आता है। चलिए एक बीजपत्री का था, अब द्विबीजपत्री में देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, अब देख लीजिए। इस सबको भी आपको बढ़िया से याद रखना है। यानी जब भी कहेगा मूली, शलजम, सरसों, यानी मूली कह देना कि अच्छा मूली जो ना, मूली शलजम। देखिए आप गए बाजार तो मूली भी खरीद लिए और शलजम भी खरीद लिए। शलजम जिसको बंदा गोभी हम लोग कहते हैं, मूली, शलजम और सरसों। से शलजम, से सरसों। कहना कि अच्छा शलजम के सब्जी में ना शलजम के सब्जी में हम सरसों रख के बनाएंगे। तो आप गए कि हम शलजम में मूली, शलजम और सरसों रख के हम बनाएंगे खरीदने। लेकिन क्या किए कि आप ना खराब ले लिए, खराब खरीद के लिए आए, तो उसको जाकर फेरना पड़ेगा। खराब खरीद के लिए आए तो उसको जाकर आप फेर आए, यानी बाजार से आए, सब चीज़ कथी पर रख दिए, कुर्सी पर। कहाँ रख दिए, क्या चीज़ को, मूली को, शलजम को, सरसों के कहाँ रखें, कुर्सी पर रख दिए, कुर्सी पर। तो देखिए तो इसमें तो सड़ल है, तो फिर ले जाकर फेर देना है। तो कुर्सी पर रखल चीज़ को जाकर फेर देना है, कुर्सी पर रखा हुआ चीज़ को जाकर फेर देना है। यानी क्या चीज़ रखा था कुर्सी पे, तो मूली, शलजम, सरसों। मूली, शलजम, सरसों कुर्सी फेरी के अंतर्गत आता है, कुर्सी फेरी के। यानी समझ लेना, अच्छा कुर्सी पर रखे थे और ले जाकर फेर दिए, तो कुर्सी फेरी। ठीक है, अब आ जाइए। जब भी कह देगा कपास, कपास, भिंडी, गुड़हर, यानी ध्यान में रखना कि कपास, भिंडी, गुड़हर, ये तीनों एक ही कुल के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, कुल वाला में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के आपको कुल वाला पूरा याद करना ही पड़ेगा। हम याद करवा दे रहे हैं, आप लोग कुल को याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह कुल से बहुत पूछता है। अब देख लीजिए, कह देगा क पढ़ के सिर्फ पास हो गया, क पढ़ के सिर्फ पास हो गया। और जो क पढ़ के पास हुआ ना, वो भिंडी के सब्जी खाता था। क्या खाता था, भिंडी के सब्जी। भिंडी के सब्जी कैसे, तो गुड़ के खाता था, भिंडी के सब्जी गुड़ के खाता था। या भिंडी माने रोटी जो है ना, भिंडी के सब्जी के साथ गुड़ के खाता था। यानी ये दूध के साथ गुड़ के खाना चाहिए, लेकिन ये भिंडी के सब्जी के साथ गुड़ के खा रहा है। तो गुड़हर, यानी भिंडी, गुड़हर। क पास के पढ़ लिया, यानी क पढ़ के ये पास हो गया। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना है, क पास, भिंडी, गुड़हर, की मालवेसी के अंतर्गत आता है साथियों। मालवेसी के अंतर्गत आता है। यानी ध्यान में रखा है मालवेसी, ध्यान में रखना है मालवेसी। यानी होता है ना कपास, भिंडी, होता है ना कि मान लेते कोई सामान आया, मान लेते कोई सामान नहीं कहता कि इसमें ना सामान रखा के आया है, बड़का कोई सामान। यानी जैसे कि ना कहता कि बहुत माल, जैसे होता है ना कि बहुत माल आया सामान में, ना कहता माल लोड करके आया है, यानी बहुत ज़्यादा सामान आया है, कहा जाता है सामान आया है। तो कहना कि वो सामान में क्या चीज़ आया है, सबसे ज़्यादा लोड होके, बहुत ज़्यादा माने माल बेसी आया है, माने बहुत ज़्यादा सामान आया है। तो कहना कि भिंडी और गुड़हर आया, कौन लाया, तो जो क पर के पास हुआ था ना, वही लाया है। तो कपास, भिंडी, गुड़हर, मालवेसी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए इधर आ जाइए। इसी के कुल के और भी है, यह जो इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस सब को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इसको हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से रिवीजन करके याद रखिएगा। 1-2 दिन जल्दी माने 2 दिन 3 दिन रेगुलर इसको रिवीजन करिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा इसको। अब देखिए, यही लेग्यूमिनेसी जो कि मटर कुल का था साथियों, यही लेग्यूमिनेसी के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो यही है लेग्यूमिनेसी, माने मटर कुल के नहीं बताते, मटर कुल के लेग्यूमिनेसी यानी कौन, राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम, जो आपको पीछे हम बताए हैं वह रहता है। तो ये ध्यान में आपको रखना। देख लीजिए, जब भी कह देगा जो थोड़ा मोड़ा है ना कांटा टाइप का रहेगा ना, कांटा टाइप का, वो आ जाता है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। तो लेग्यूमिनेसी कुल के माने सबके कहना कि लेग, माने मान लेते सब क्रिकेट खेलने गया तो इसको लेग में खटाइए। लेग में ना होता है कि लेग में माने पीछे, लेग में खटाना है। तो लेग्यूमिनेसी ध्यान में रखना है, लेग्यूमिनेसी यानी कौन, बबूल, छुई मुई, माने छुई मुई ना होता जिसके पौधा होता है, जिसको छुइएगा तो सिकुड़ जाता रहता है, तो वहीं हो जाएगा बबूल, छुई मुई, कथा, गुलमोहर अशोक और कचनार, इमली तथा सभी
दलहन फसल जो होता है ना, जितना दलहन फसल वो सभी आता है किस में, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत, ठीक है। यानी बबूल, छुई मुई, यानी बबूल, छुई मुई, कथा, गुलमोहर, अशोक। यानी ध्यान में रखिए, जो नाम वाला अधिकांश जो नाम वाला रहता है ना, नाम वाला, जैसे कि देखिए गुलमोहर ये भी नाम वाला है, बबूल से बबलू इस तरह से नाम वाला है, अशोक नाम वाला है। कारण जितना नाम वाला ना सब क्रिकेट खेलेगा और इस सबको लेग में खटाना है। क्रिकेट खेलेगा ये सब नाम वाला, उसको लेग में खटाना है, तो लेग्यूमिनेसी। जैसे देख लीजिए और सभी दलहन फसल, जितना दलहन फसल, देख लीजिए दाल कौन खाएगा, नाम वाला आदमी, नाम वाला आदमी दाल खाएगा, तो कहना कि अच्छा दाल खाएगा कौन, तो सभी दलहन फसल भी आ जाएगा लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत ही। जैसे कि देख लीजिए बबूल, बबूल का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, बबूल यानी बबलू, यानी लेग में होता है ना, क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलता है तो लेग में खटाया जाता है, तो कहना किसको किसको, तो यानी ये आदमी को ही खटाएंगे, यानी बबूल को, यानी बबलू को खटाएंगे, ठीक है। देख लीजिए बबूल के साथ छुई मुई, छुई मुई, तब कहना कि वो कथा, कथा कहेंगे, कथा कहेंगे तो सुनेगा लेग में बैठा हुआ आदमी, कथा कहने पर सुनेगा लेग में के आदमी, यानी बबूल, छुई मुई, कथा। और गुलमोहर और अशोक, गुलमोहर और अशोक, और कचनार, कचनार भी देखिए, छुई मुई और कचनार, छुई मुई और कचनार ये सब आता है लेग्यूमिनेसी। और लेग में जो खटेगा ना उसको इमली देंगे और दाल देंगे खाने के लिए, इमली देंगे और दाल देंगे खाने के लिए, ठीक है। तब ना लेग में जो गेंद जाएगा उसको रोकेगा। यानी नाम वाला जो भी आदमी का नाम वाला जो रहे ना, वह समझ जाएगा कि लेग्यूमिनेसी में रहेगा, लेग में खटेगा। यानी बबलू यानी बबूल, छुई मुई, छुई मुई, और फिर हो जाएगा कत्था, गुलमोहर हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। उसके बाद अशोक के बाद हो जाएगा आपको, ध्यान में रखना क्या, अशोक, अशोक के बाद आपको हो जाएगा कचनार, कचनार, ठीक है साथियों। अशोक, कचनार, तब उसके बाद इमली और दलहन फसल, इमली और दलहन फसल, इमली और, इमली भी आता है लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत ही। इमली आता है किसके अंतर्गत, तो इमली आता है लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत ही, ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए कंपोजिट, देखिए कंपोजिट, कंपोजिट ध्यान में रखना है। देखिए जितना भी फूल उल रहे, जितना भी फूल उल रहे ना वो सब कंपोजिट में आता है। कंपोजिट कहना कि फूल के प्रजाति कम में है, अपने यहाँ फूल के प्रजाति कम में है, यानी जितना भी लगभग देख लीजिए कचनार, कचनार सबको छोड़कर, ठीक है। तो कचनार थोड़ी अति फूल होता है, ठीक है, वो दूसरा चीज़ होता है, वो पौधा सब होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया, जितना फूल उल अधिकांश हो ना साथियों, कहना अच्छा फूल के प्रजाति ना कम में है, कम में है, तो जितना फूल हो सब हो जाता है कंपोजिट में हो जाता है। कंपोजिट, कम 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 है, यानी कहना क्या अच्छा कंपोजिट, कंपोजिट यानी फूल उल, अपना देश में फूल उल के खेती कम में होता है, तो ध्यान में रखेगा। अच्छा सूरजमुखी, सूरजमुखी किस फूल के अंतर्गत आता है, कहना कि अच्छी सूरजमुखी फूल है, तो यानी कम में है तो कंपोजिट में आता है, कंपोजिट में आता है। कहना भृंगराज, भृंगराज फूले है तो ज़्यादा कंपोजिट में, गेंदा फूले, कुसुम फूले, सलाद और डहेलिया, सलाद, सलाद फूले है, और डहेलिया, डहेलिया ही फूले है, तो कहना ये सब कम में कम है तो कंपोजिट में आ जाता है। अब आ जाइए इधर आ जाइए, अब देख लीजिए नींबू, संतरा, नींबू जो मौसमी उसमी संतरा, नींबू उम्बू सब जो होता है ना, चकोतरा सब ना होता है, तो वो आ जाता है रूटेसी के अंतर्गत। रूटेसी, रूटेसी, रूट, रूट कहना कि अच्छा नींबू सबको ना एगो रूट बना देंगे ना, इसे कि ना रूट बना देंगे, रूट में किसको रख देंगे, तो नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब जितना चकोतरा उतरा, आपको नींबू सब अधिकांश पूछेगा, नींबू संतरा ये सब पूछता है। देख लीजिए नींबू जैसा ही एगो होता है बेल, बेल भी आपको आ जाता है रूटे में। कहना क्या था चकोतरा, 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 चकोतरा यानी नींबू के साथ चकोतरा को, मौसमी सबको, इस सबको एक के साथ रूट में रख देंगे, रूट में रख देंगे किसको, तो कहना अच्छा नींबू के साथ बेल को भी रखेंगे। चकोतरा आप नहीं ध्यान में रखिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नींबू उम्बू सब ध्यान में रख लीजिए, साथ में भी एगो बेल याद रख लेना है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा चकोतरा रख लीजिए, तो ये रूटेसी के अंतर्गत आता है। कहना कि सबको रूट में रख लेना है, रूट में, यानी रूट में आपको किसको रखना है, तो रूट सब में रख लेना है नींबू उम्बू सबको, नींबू, मौसमी, संतरा ये सब जो है ना, उस सबको रख लेना है रूट में, तो रूटेसी के अंतर्गत या पूछा हुआ क्वेश्चन सब है साथियों। अब आ जाइए, जब भी आ जाएगी ये तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला, यानी समझ लीजिए जो गर्मी के मौसम में जो अधिकांश होता है ना, तरबूज, खरबूज ये सब, कद्दू, लौकी सब, ये सब जहाँ होता है ना,
ये आपको कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान में ऐसा रखना है कि जो खाने वाला जैसे नहीं होता है ना कि सलाद के तौर पर खाना जाता है, खाने के लिए सलाद के तौर पे, जैसे में कि जो ठंडा चीज़ होता है ना, ठंडा चीज़ जैसे कि देखिए तरबूज खरबूज, कहना कि अच्छा तरबूज खरबूज कुकुर को खिलाएंगे, माने कहना कि अपने अपने तो खा ही लिए, और जो बचा उसको क्या किसको देंगे, कुकुर को, माने कुत्ता सबको नहीं कुकुर कहा जाता है, तो कुकुर को खिला देना। यानी कहने का मतलब है तरबूज खरबूज टिंडा आ कद्दू लौकी, लौकी कद्दू तरबूज खरबूज के अंतर्गत आ जाता है। खीरा देख लीजिए, खीरा ककड़ी, आ ध्यान रखिए परवल चिचिंडा और करेला, परवल 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 करेला परवल करेला परवल करेला, ये सब आपको आ जाता है ना। सब कह देना कि अच्छा परवलों खिला देंगे और करेला भी खिला देंगे जो तीखा लगेगा कुकुर को। तो क से कुकुर, क से करेला, क से कुकुर, क से करेला, ठीक है। और करेला के साथ क्या, परवल, ये सब आता है कुकुरबिटेसी के अंतर्गत। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत ध्यान में रखना है ठंडा चीज़ सब, जैसे में तरबूज खरबूज सब खाते हैं मई जून सब में जो होता है ना ठंडा ठंडा चीज़ सब, जैसे में समझ लत्ती वाला जितना चीज़ होता है ना, लत्ती वाला चीज़ सब आता है कुकुरबिटेसी के अंतर्गत। लत्ती, अरे देखिए कहने का मतलब तरबूज का भी लत्ती होता है, खरबूज का भी लत्ती होता है, तरबूज का लत्ती, खरबूज का टिंडा, कद्दू लौकी, ये सब लत्ती वाला जितना रहता है ना साथियों, खीरा लत्ती हो तो ककड़ी परवल चिचिंडा करेला, ये सब लत्ती वाला ना, ताकि लटका हुआ रहता है ना, लटका हुआ फल, तो ये सब होता है अच्छा लटकल था ना तो कुकुर खा लिया, लटकल था तो कुकुर खा लिया, मैंने तरबूज खरबूज टिंडा करेला परवल, ये सब नहीं, सब लत्ती होता है, ये सब का ना लटकल रहता है। तो ध्यान में रखना कि ये सब कुकुर खा जाएगा लटकल समझ के। होता है ना कुकुर छड़प के ऐसे छलांग मार के खा जाता है, जिसको गाँव में ना कहता कि छड़प के खा गया, माने छलांग मार के खा गया, तो ये कुकुरबिटेसी, ध्यान में रखना कुकुरबिटेसी। अब आ जाइए, देखिए बैगन मिर्च बैगन आलू, ये सब का तो लत्ती होता नहीं है साथियों, ये सब का नहीं ना, टमाटर ये सब का पौधा होता है साथियों, वहीं लत्ती रहेगा तो छलांग मार कर कुकुर खा जाएगा, तो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक। अब जब ये कह देंगे ना आलू मिर्चा बैगन मकोया धतूरा बेलाडोना टमाटर, तो आपको उतना बेलाडोना फैलाडोना सब याद नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है आलू टमाटर या बैगन और मिर्च, आई धतूरा फतूरा सब थोड़ा मोड़ा मकोया, ये सब आपको नहीं याद रखिएगा ना तो ये कोई दिक्कत नहीं, बेलाडोना ये सब को नहीं याद रखिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको याद रख लेना है आलू के सब्जी अकेले नहीं बनाएंगे, आलू के साथ क्या बनाएंगे, आलू के साथ बैगन बनाएंगे, तो आलू के साथ बैगन बनाएंगे तो खाली आलू बैगन का अच्छा लगता नहीं है, आलू बैगन टमाटर भी मिला दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो आलू बैगन टमाटर, ठीक है साथियों। और आलू बैगन टमाटर में थोड़ा हरा मिर्च रख देना है, तो मिर्च, ये सब आ जाता है शोले नेसी के अंतर्गत। ध्यान में रखिए कि शोले मूवी शूटिंग हो रहा था, शोले मूवी शूटिंग हो रहा था तो वहाँ पे सब्जी बनाया गया था, क्या चीज़ का सब्जी बनाया गया था, आलू बैगन, लेकिन बोला कि ना आलू बैगन नहीं अच्छा रहेगा, टमाटर भी उसमें मिक्स कर दीजिए, तो टमाटर भी उसमें मिक्स कर दिया, आलू बैगन टमाटर कहा कि मिर्च भी रख दो, तो मिर्च भी उसमें रख दिया, ये रख के धतूरा उतूरा भी खा लिया साथ में धतूरा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है धतूरा, ना तो बाकी सब याद रखना है, कहना कि ये सब कहाँ बना, आलू आलू बैगन टमाटर सब का सब्जी कहाँ, तो कहना शोले मूवी शूटिंग हो रहा था ना, शोले मूवी धर्मेंद्र हीरो का, हाँ धर्मेंद्र हीरो का शोले मूवी, वहीं पे ये सब बना था, तो शोले नेसी ध्यान में रखना, शोले नेसी, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का मूवी था शोले नेसी। अब आ जाइए, ठीक ध्यान रखना है। अब स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती, जितना फल उल वाला इस टाइप का होता है ना, जो स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती, ये सब ना रोजेसी, यानी ध्यान रखना कि आपको रोज़ रोज़ क्या खाना है, हेल्थ के लिए रोज़ रोज़ क्या खाना है, तो कहना कि रोज़ रोज़ हेल्थ के लिए स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती खाना है, यह सब खाना है। क्या खाना है कि माने रोज़ रोज़, यानी स्टार आदमी है तो रोज़ रोज़ क्या खाएगा, तो कहेगा वो रोज़ रोज़ खाना है स्टार आदमी को सेब, तो स्टार से स्ट्रॉबेरी सेब बादाम और नाशपाती, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको याद रखना है, यह इस तरह से हम जितना आसानी से आपको बता दिए हैं, देखिएगा यूट्यूब पर आप जाके खोजिए, कहीं भी इतना आसानी से आपको नहीं बताया होगा, तो आपको इस तरह से इसको आपको ध्यान में रख लेना है, एक दो बार रिविज़न करिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ये आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ से एक नंबर के फिक्स रहबे करता है। अब आ जाइए और इम्पोर्टेंट सभी इधर आइए दिखाते हैं, देखिए पादप आकारी की, जब भी कर देगा ना पादप आकारी की, देख लीजिए
यानी मोर्फोलॉजी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखिए ना कि जो जड़ उड़ का अध्ययन करता है उसको मोर्फोलॉजी कहते हैं। जड़ उड़ माने विभिन्न पादपों भाग जड़ तना पुष्प फल, उसको मोर्फोलॉजी यानी आकारिकी कहते हैं। ठीक है साथियों, मोर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये उसको उतना भी नहीं ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आइए, मूसला जड़ों का रूपांतरण ध्यान में रखना है कि मूसला जड़ों का रूपांतरण, जड़ यानी जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जड़ पौधों को कौन सा भाग है? अवरोही। अवरोही जो मूलांकुर से विकसित होता है। कह देना आरोही नहीं, अवरोही। यानी जड़ कहेगा कि अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, रुक जाओ। जड़ यानी धरती के अंदर ना बहुत दूर तक जड़ फैल जाता है, तो कहना कि अब रुक जाना है। अब रुक जाना मैंने अरे पूरा एकदम धरती थोड़ी जहाँ मैंने वहाँ चल जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वो तो अब रुक जाएगा। तो अवरोही जब भी कहेगा जड़ पौधों का अवरोही भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ किससे विकसित होता है? कहना वो मूल भाग तो यही है जो मूलांकुर से विकसित होता है। मूल भाग यही है, मूलांकुर से विकसित होता है। यानी जड़ मूल भाग है तो मूलांकुर कहेंगे। ठीक है साथियों। अब बाकी आप देखिए मूसला जड़ों का रूपांतरण जब भी कह देगा मूसला जड़ का रूपांतरण, कह देना गाजर। किस जड़ का रूपांतरण है? गाजर। तो कहना गाजर ना शंकु आकार, जो जड़ होता है ना शंकु आकार का है गाजर। गाजर कैसा है? तो कहना कि वो गाजर जो है ना, गाजर मूसला जड़ जो है या गाजर जो ना शंकु आकार के है। तो देख लीजिएगा गाजर इस तरह का होता है, इस तरह का होता है गाजर। देखिएगा दिखाते हैं आपको गाजर, एक मिनट यार। गाजर देख लीजिएगा, देखिए इस तरह से आपको ये कैसा होता है गाजर, तो इस तरह का होता है। देख लीजिएगा मोटा मोटा छोटा छोटा गाजर देखिएगा, इस तरह का गाजर आता है। इस तरह से रहता है ना गाजर, यह गाजर आता है। देखिएगा काला काला गाजर या कोई भी गाजर, इसका जड़ इस तरह से सुरीला रहता है, इस तरह से रहता है ना। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा यह जो है ना शंकु आकार का होता है। गाजर कैसा होता है? शंकु आकार के। ठीक है। अब देख लीजिए शलजम या चुकंदर। देख लीजिए शलजम या चुकंदर का ध्यान में रखना है। शलजम या चुकंदर क्या है? कुंभी रूपी होता है। देख लीजिए कुंभी रूपी इस तरह से रहता है, इस तरह से। देख लीजिए गाजर तो थोड़ा इस टाइप का था, इस टाइप का रहता है, लंबा लंबा दिखाते हैं, इस टाइप का लंबा लंबा रहता है गाजर। रहता है गाजर इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का। लेकिन यह कुंभी रूपी के शलजम रहता है। देख लीजिए शलजम ऐसा गोल, ई भी होता है ऐसा कुंभी रूपी ऐसा इस टाइप का थोड़ा मुड़ा कौन? कुंभी रूपी का कौन होता है? कुंभी रूपी। तो शलजम और चुकंदर। ठीक है। अब मूली तुर्क रूपी है। समझ लेना कि मूली जो है ना, मूली कहाँ से लाया जाएगा? तो मूली ना तुर्की से लाया जाएगा। मूली कहाँ से लाया जाएगा? तो कहना वो मूली तुर्की से लाया जाएगा, तुर्की से। तो तुर्क रूपी हो जाएगा मूली। मूली का व्यापार कहाँ से करना है? तो कहना कि वो तुर्की जो है ना, तुर्की जो पाकिस्तान के साथ रहता है वहाँ से करना है। तो तुर्की रूपी मूली। और कुंभी रूपी हो जाएगा वो कुंभी रूपी शलजम, और शलजम कुंभी रूपी शलजम, और चुकंदर हो जाएगा, और शंकु रूपी हो जाएगा गाजर। ठीक है। तो यह मूसला जड़ों का रूपांतरण में आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब आ जाइए, ये सब आपको सदैव प्रकाश अधूर भूमि में, तो जड़ तो ऐसे भी भूमि में मूलांकुर के से विकसित होता है, तो वो आपको सिर्फ मूलांकुर याद रखना है। आप आ जाइए तन। देखिए यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, या परांकुर से विकसित होता है, या पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। आप देख लीजिए ध्यान में इसको यह रखना है कि परांकुर। देखिए मूलांकुर था जड़, ताना जो ना ताना जो ना यह परांकुर से विकसित होता है। ताना किससे? परांकुर। वह मूलांकुर से था, यह परांकुर से। प से परांकुर, प से प्ररोह, रोह कहना कि वो रोह मछली यानी रोह यानी ताना। ताना से पकड़ के ताना से बांध देंगे, यानी ताना से, यानी कहना कि परांकुर और प्ररोह ये ना ताना को कहते हैं। यह पौधे का प्ररोह तंत्र होता है। तभी कहेगा पौधे का प्ररोह तंत्र कौन है? तो ताना होता है साथियों। देख लीजिए और ताना देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको बढ़िया से याद रखना है। देख लीजिए भूमिगत ताना सब है, आपसे पूछ देगा भूमिगत ताना कौन है, तो आपको बताना पड़ता है, या सब इस सब का नाम बताना पड़ता है। तो देख लीजिए ताना में भी अलग अलग भाग में बांटा हुआ। जब भी कह देगा कंद, तो कह देगा कि वो कंद यानी कान रहा है किसके लिए? कान रहा है किसके लिए? आलू के लिए। तो आलू के लिए कंद। कह रहा कि वो कौन रहा है ना, तो कि आलू की सब्जी खाने के लिए कान रहा है, यानी रोता है ना, तो रोता को गांव देहात में कहता है कि कान रहा है,
ना कहता कि कान रहा है, तो किसके लिए कान रहा है? बच्चा सब देखिएगा आलू खाने के लिए बहुत कानता है, बहुत रोता है, तो कहना कि अच्छा कान रहा है, कान रहा है क्या चीज़ करने के लिए? तो आलू का सब्जी खाने के लिए, तो कंद हो जाएगा आलू, ठीक है। और धन कंद, अब देख लीजिए धन कंद यानी धन, यानी ज़्यादा पैसा रहेगा ना वही ना केसर खरीदेगा, केसर बहुत महंगा रहता है, तो क्या ज़्यादा धन रहेगा, ज़्यादा पैसा रहेगा वही केसर खरीदेगा, और केसर खरीद के उन्हें से बंडा 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 यानी बैंड बैंड बजा पर आएगा, बैंड बजाते आएगा कि हम धनी के हम केसर खरीद लीजिए, बैंड बजाते आएगा, तो बैंड से हो जाएगा बैंडा, केसर बैंडा हो जाएगा धन कंद। अब सल्क कंद देख लीजिए, सल्क कंद, सलकंद प्याज हो जाता है सलकंद, यानी ध्यान में रखना कि साल भर पर एक आदमी क्या खरीदा? प्याज खरीदा, साल भर पर, ठीक है साथियों, साल भर पर, तो सलकंद हो जाएगा सल्ककंद, सल्ककंद ध्यान में रखना, सल माने सल, यानी साल भर पर क्या खरीदा? प्याज, यानी होता है ना कि यानी पंडित जी सब बोल देता कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो बहुत आदमी उसी अंधभक्त के चक्कर में प्याज लहसुन नहीं खाया, तो कहना वो साल भर तक प्याज नहीं खाया एक आदमी, तो सलकंद सलकंद, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकंद, प्रकंद प्रकंद यानी हल्दी और अदरक, देखिएगा एक ही टाइप का, एक ही जाति का होता है हल्दी और अदरक, हल्दी अदरक एक ही जाति का होता है, वह अंदर रहता है, धरती के अंदर रहता है, तो ध्यान में रखना। अच्छा प्रकंद, प्रकंद यानी ये जो सीधे कंद नहीं, कंद तो कंद आलू के लिए, धन कंद अति बंडा और केसर, और सलकंद तो प्याज, और प्रकंद तो आदि, और आदि जिसको हम लोग अदरक कहते हैं, आदि और हल्दी, यानी अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी प्रकंद के अंतर्गत आता है, ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए पत्ता, पत्ता यह हरे रंग की होती है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना, देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन कौन बनाता है? पत्ता बनाता है। हरी पत्तियों भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, अब देख लीजिए ये हरा पत्ता ना भोजन को स्टार्च के रूप में माने मंड के रूप में संग्रहित करता है, तो थोड़ा मोड़ा यह उतना ध्यान में नहीं रखना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए कि यह है ना कि भोजन को स्टार्च के रूप में माने मंद के रूप में रखता है, कौन? हरा पत्ता। अब आ जाइए पुष्प, फ्लावर जो है ना, यह पुष्प के बारे में हम लोग जानते हैं, यह पौधे का जनन अंग है। जब भी कहते हैं ना पौधा का जनन अंग कौन होता है? पौधे का जनन अंग कौन होता है? तो पौधे का जनन अंग होता है पुष्प साथियों, दिया ध्यान में रखना है। बाकी सब आपको नहीं याद रखना है। इसमें पुमंग जो है ना नर, और जनांग वह देख लीजिए, इसमें ना पुमंग नर जनांग व जयांग मादा जनांग होता है, देख लीजिए। जैसे कि इसका बात थोड़ा समझ लीजिए आप। सबसे पहले तो जनन अंग होता है, अब देख लीजिए इसमें से पुमंग नर जनांग व जयांग मादा जनांग होता है, यानी पुमंग जब भी कहते हैं ना पुमंग, तो पुमंग नर जनांग होता है, नर जननांग होता है, जनांग नर जननांग होता है क्या? पुमंग, यानी प से पुरुष, पुरुष माने नर, पुरुष माने नर, आ व जयांग, जयांग यानी मादा, मादा जननांग होता है, ठीक है। जयांग जब भी कहते हैं जयांग जयांग जयांग, तब मादा जननांग हो जाएगा, यानी ध्यान रखिए कि जयांग यानी जयांग माने जया बच्चन, जया बच्चन महिला है तो मादा हो जाएगी, माया है महिला है तो मादा हो जाएगी, यानी जयांग, जयांग हो जाएगा मादा, मादा। तो इस तरह से पु से पुरुष होता है तो नर, आ जयान यानी जया बच्चन तो जयांग, मादा तो मादा, इस तरह से आपको याद रखना है। ध्यान रखिए पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, पुमंग में पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं? ई पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, यानी किस में? पुमंग में पुंकेसर होता है। जब भी ध्यान में रखना है कि पुंकेसर कहाँ होता था? प से पुमंग, प से पुंकेसर, यानी पुमंग यानी पुरुष सब केसर खाता है, केसर खाता है, प से पुरुष, प से पुंकेसर, यानी ध्यान में रखना है पुंकेसर यानी पुमंग, जब भी कहते हैं ना पुमंग तो पुंकेसर, यानी पुमंग में पुंकेसर होता है, और पुंकेसर में परागकण होता है। ना होता है कि केसर खाया और केसर, केसर का प्रचार कर रहा है ना कहते केसरी सब, ये सब जुआ केसरी सब प्रचार नहीं करता रहता है सब, शाहरुख खान जय देवगन सब। तो ध्यान रखना चाहिए केसर में ना, केसर में, केसर कहता है कि केसर, लेकिन उनमें पराग रहेगा। पहले शिखर की जगह पर पराग आता था, ठीक है, तो वहीं समझ लीजिए कि क्या करना है कि पराग, यानी केसर में पराग है, या केसर नहीं कहेगा कि पुंग केसर है, कहेगा केसर नहीं परागन है, इसमें केसर में परागकण है, यानी पुमंग में पुंग केसर होता है
पुमंग में पुंकेसर होता है, लेकिन पुंकेसर में परागकण होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए जयांग, इसमें अंडप होता है, तो जयांग में यहाँ अंडप होता है, तो मालूम है अंडप यानी यह जयांग है, जयांग में अंडप होता है। अंडप के 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसको आपको नहीं याद रखना है, ये सबको जरा देखिए। परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों की पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, ये सब आपको नहीं याद रखना है, ठीक। ये सब आपको एक मिनट देख लीजिए, यहाँ निषेचित अंड युग्मज कहलाता है। निषेचित अंड जो है ना, निषेचित अंड जो अंडा होता है, निषेचित अंड युग्मज कहलाता है। युग्मज माने जायगोट कहलाता है, जायगोट कहलाता है। यह ध्यान में क्या है, युग्मज को जायगोट कहा जाता है। तो कहा निषेचित अंड ना, निषेचित अंड जायगोट कहलाता है, यानी युग्मज कहलाता है। इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान रखना है। आवृत बीजी में निषेचन त्रिसंलयक, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयक होते हैं। यानी आवृत बीजी में निषेचन त्रिसंलयन होता है। आवृत बीजी में निषेचन त्रिसंलयन होता है, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में माने आवृत बीजी जो पौधा हम बताए थे ना, आवृत बीजी पौधे में निषेचन त्रिसंलयन होता है, त्रिसंलयन, लेकिन अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन होता है, ठीक। अब आ जाइए अनिषेक फलन, यह सब थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अनिषेक फलन यानी कुछ पौधों में बिना निषेचित हुए ही अंडा से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचित हुए फल को विकास में अनिषेक फलन कहते हैं। मैंने साधारण इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, अंगूर, नाशपाती, अनानास, इस सब के बारे में। जैसे कहने का मतलब जो केला सब में तो बीज होता नहीं है, पपीता में भी बहुत छोटे मात्रा में होता है, ठीक है। नारंगी, अंगूर सब में, व अनानास सब में बहुत छोटा मात्रा में होता है ना, इसको अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक। तो इसको आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए, इसको आपको याद रखना है। फल का निर्माण देख लीजिए, फल का निर्माण। अब देखिए, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो फल का निर्माण कहाँ से होता है, यह ध्यान में रखना है। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। यानी फल शाकाहारी फल खाएगा, मांसाहारी अंडा खाएगा। यानी इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। कहने कि वो फल और अंडा दोनों, एक आदमी दोनों मिक्स करके खा रहा है। यानी कहने का मतलब है फल का निर्माण भी तो अंडाशय से ही होता है, फल का निर्माण। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान में इसको रखना है। संपूर्ण फल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यह फल देख लीजिए क्या है, सरल फल जैसे कि अमरूद, केला, पुंज फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रसभरी, संग्रंथित फल, कटहल, शहतूत। इसको हम आपको याद करवाते हैं, देख लीजिए। जब भी आपको कह देगा सरल फल, तो कहना कि माने एकदम माने बढ़िया फल। तो बढ़िया होता है सरल फल का मतलब एकदम नॉर्मल फल। लेकिन आप लोग कहना कि सरल को हम लोग कहेंगे सड़ल, होता है ना कि सड़ गया माने खराब हो गया। तो कहना कि वो क्या चीज़ खरीद के लाया तो खराब हो गया। तो अमरूद और केला खराब हो गया, इसलिए इसको हम कहें कि सड़ल है, ये सड़ल है, सड़ल है ना। कहता कि खराब हो जाता है तो कहता है कि सड़ गया है, सड़ गया है। लेकिन यहाँ पे सरल का मतलब होता है सरल माने एकदम सिंपल फल, ये होता है। लेकिन आपको हम ट्रिक से याद दिलाने के लिए आपको यह कह रहे हैं कि सड़ गया क्या, अमरूद और केला, तो ये सरल फल हुआ। कहते हैं पुंज फल, पुंज फल, आप क्या पुंज यानी पूंजी लगाए हैं। पूंजी है ना, होता है ना पूंज फल मतलब पूंजी ना, कहता कि कोई चीज़ पूंजी लगा के खरीदे हैं, फ्री में लेगा तो सरल फल देवे करेगा। पूंजी लगा के लेगा तब ना बढ़िया बढ़िया फल देगा, स्टार फल सब देगा। यानी पूंजी लगाए ना तो स्टार फल दिया, एकदम रस से भरा हुआ फल दिया। नहीं कहता है कि यार सरल फल दे दिया, तो नहीं पैसा देगा तो सरल फल देवे करेगा, अमरूद और केला। लेकिन क्या पूंजी दिए हैं, पूंजी यानी पूंजी दिए हैं तो अच्छा एकदम रस से भरा हुआ फल देगा, यानी अच्छा फल देगा। तो स्ट्रॉबेरी माने स्टार वाला फल देगा, स्ट्रॉबेरी और रसभरी, ठीक है साथियों। कहेगा संग्रंथित फल, कहते हैं कि वो अब ग्रंथित फल माने ग्रंथ वाला फल। ग्रंथ वाला फल कौन है, ग्रंथ। कहे कि संग्रंथित फल, सग्रंथित फल कौन है, तो कहना कि कटहल और शहतूत। यानी कटहल, कटहल और शहतूत, कटहल और शहतूत। कहते हैं कि वो ग्रंथ वाला फल कौन है, ग्रंथ वाला फल। तो कहना कि वो ग्रंथ वाला फल है ना,
कटहल और सहतूत, कटहल माने सहतूत, कटहल और सहतूत। क्या ध्यान में रखना है, कटहल ग्रंथ, ग्रंथ कहना क्यों ग्रंथ पढ़ना है तो कहे कटहल पढ़ेगा, न तो कोई कोई गुस्सा गया कटहल पढ़ रहा है तो सह जाना, उस बात को सह जाना है, यानी संग्रंथित फल यानी कटहल और सहतूत होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और देख लीजिए, कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दल पुंज पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। तो ये आपको सीधे कहना है कि असत्य फल कौन होता है, तो कहेंगे वो फल नहीं है, असत्य फल है। असत्य फल कहना कि क्या कहते हैं, सेब असत्य फल है। कौन असत्य फल है, कहना कि सेब जो ना, सेब फल नहीं, वो असत्य फल है, असत्य फल। और कटहल, कटहल तो कहना कि अरे कटहल तो ग्रंथ वाला फल था, तो कहे ग्रंथ वाला फल था, लेकिन वह बाद में पता चला ना कि यह असत्य फल है। कटहल ग्रंथ से निकाल कर असत्य में रख लेना है, यानी कटहल सहतूत ग्रंथ और असत्य फल कह देगा। असत्य फल कह देगा तो कौन, तो असत्य फल आपको हो जाएगा साथियों, असत्य फल सेब, सेब सेब असत्य फल कौन हो जाएगा, सेब हो जाएगा और कटहल। ठीक है, सेब और कटहल हो जाएगा असत्य फल, असत्य फल सेब और कटहल हो जाएगा। देख लीजिए, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। यानी बिना बीज के फलों को, माने बिना बीजे के होता है ना कि फल, अब देख लीजिए, आप कोई फल रोपते होइएगा तो बीज रोपते होइएगा तब पौधा बनेगा, फल बनेगा, लेकिन बिना फले के रोप दिया उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। टिश्यू कहना कि अच्छा टिश्यू से ना, ये टिश्यू से फल को निर्माण करेगा, यानी टिश्यू, टिश्यू यानी टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर यानी ध्यान में रखना, बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब आ जाइए, असत्य फल सब आपको ध्यान में रखना है। सरल फल अमरूद कौन कौन बोले थे, अमरूद बोले थे, केला बोले थे, और पुंज फल स्ट्रॉबेरी और रसभरी बोले थे, और ग्रंथित फल सग्रंथित फल क्या क्या बोले थे, कटहल बोले थे। कटहल के साथ क्या था, तो ध्यान में लाइए, कटहल था, कटहल के साथ सहतूत था। ठीक है साथियों, और उसके बाद क्या था, असत्य फल। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तो सेब असत्य फल होता है। असत्य फल कौन होता है, सेब, सेब असत्य फल होता है। तो ध्यान में आपको रखना है कि सेब को हम लोग असत्य फल कहते हैं, और साथ में कटहल को भी हम लोग असत्य फल कहते हैं। और बिना बीजे के ना अब फल का निर्माण कर देंगे ना, उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, तो इसको आपको बढ़िया से याद करना ही पड़ेगा। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग, कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग की बात करेंगे तो देख लीजिए, जब भी कह देगा सेब, तो सेब को पुष्पासन खाएंगे, और नाशपाती का भी पुष्पासन खाएंगे। देखिए, अब आइए इसको हम याद करवाते हैं। देखिए, जब भी देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, इसको याद करेंगे। देखिए, सेब इस तरह का होता है, सेब इस तरह का होता है ना, सेब इस तरह का होता है, थोड़ा इसे धंसा रहता है। ठीक है, सेब इस तरह का होता है, यहाँ से इसे डंटी निकल रहता है। इसी प्रकार के सेम साथियों नाशपाती होता है, इसी प्रकार के सेम नाशपाती होता है। सीधे देख लीजिए, तो उसको हम लोग, आपको जब भी कोई भी फल ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, उसको सिर्फ इस डंटी को तोड़ लीजिएगा, माने फल को लेके धो के सीधे खाने लगिएगा, उसको छीलिए उलिएगा नहीं, तो उसको समझ लीजिए कि उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन यानी जो उसका पुष्प जो बनता है ना, वह पुष्प फल बन जाता है। तो उसको तो हम लोग छील के हटाएंगे नहीं, सीधे काट के खा लेते हैं, धो के सीधे खा लेते हैं। तो जब भी जिसको सीधे धो के खा लेंगे ना, उसको हम लोग कहेंगे पुष्प, उसका पुष्प वाला भाग खा रहे हैं। तो यानी सेब और नाशपाती दोनों एक ही टाइप का होता है। तो देख लीजिएगा, ऐसे आप सर्च करके देख लीजिए गूगल में, निकाल के देख लीजिए, इसका फिगर देख लीजिए, नाशपाती सेबी की तरह होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यह वाइट, माने वाइट टाइप का होता है, थोड़ा वर्दी कलर के थोड़ा मोड़ा ये होता है नाशपाती। ठीक है, तो सेब और ये दोनों तो सीधे धो के खा लेंगे, तो यानी कहने का मतलब इसका पुष्पासन हम लोग खाएंगे। अब देख लीजिए, अब आम में आइए, आम के मध्य फल भी कैसे खाएंगे। मान लेते हैं हम लोग मैंगो हम लोग मान लेते हैं, इस टाइप के मैंगो बनाते हैं ना, इस टाइप के मैंगो, इस टाइप से हम लोग मैंगो बनाते हैं, इस टाइप से। तो देख लीजिए, ये मैंगो है ना, तो मैंगो को हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर का छीलते हैं, बीच में के खाते हैं, अंदर का सबसे अंदर जो बिया रहता है उसको हटा देते हैं। तो यानी ऊपर के बाय हो गया, अंदर के सबसे अंदर के हो जाएगा अंदरी वाला भाग, लेकिन ऊपर का हम लोग उसके बीच वाला भाग खाते हैं। यानी देखिए, आँठी जिसको हम लोग नहीं कहते, आँठी है, यानी बीज, बीज ना होता है बीज, और देख लीजिए छिलका, उसी के बीच में नहीं गुद्दा रहता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो ध्यान रखना कि यही मध्य, माने एकरा बीच में जो रहता है ना, मध्य फल भी थी, तो वही मध्य फल भी थी खाते हैं। अब देख लीजिए,
क्या कहते हैं इसका अमरूद के। तो देख लीजिए अमरूद के क्या करते हैं, अमरूद के आप लोग सीधे धोइएगा। फल भी थी माने अमरूद के ऊपर का वाला भाग भी खाते हैं, और जो बीज जो होता है ना, देखिए सेब का बीज तो हम लोग फेंक देते हैं ना, लेकिन इसका बीज हम लोग खा जाते हैं। तो ध्यान रखना अमरूद के फल भी थी या बीजासन, तो बीजांड सा क्या है, बीजांडासन, बीजांडासन, इसको बीजांडासन भी आप कह सकते हैं, थोड़ा बीजांडासन, बीजांडासन यानी बीज वाला भी खा जाते हैं अमरूद के, ठीक है। अब देख लीजिए अंगूर का भी देखिए, अंगूर का भी वैसे कहिएगा ना तो अभी अंगूर बीज वाला भी अंगूर आने लगा है, लेकिन जो मेन अंगूर होता है ना उसमें बीज न के बराबर एकदम छोटा, बहुत छोटा रहता है, जिसको हम लोग को पता नहीं चलता, खा जाते हैं। तो यानी अमरूद अ से अंगूर, ये दोनों का एक ही चीज़ खाएंगे, क्या यानी फल भी थी या बीजांडासन, इसका भी अंगूर का भी हम लोग खाएंगे। अ से अंगूर, तो दोनों का अंगूर और अमरूद का फल भी थी और बीजांडासन ही खाएंगे। अब देख लीजिए पपीता का, तो पपीता में भी ऊपर के छिलके हटा देते हैं, अंदर बिया रहता है उसको हटा देते हैं, और जो मध्य वाला भाग रहता है वो खाते हैं, तो मध्य फल भी थी। और नारियल के देखिए, नारियल का अंदर का जो रहता है ना, अंदर का भ्रूण वाला भाग वहीं ना खाते हैं, वहीं वाला भ्रूण वाला भाग खाते हैं। नारियल के क्या खाते हैं, भ्रूण वाला भाग। तो यह बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार। तो नारियल के भ्रूण कोष खाया जाता है साथियों, भ्रूण कोष, ठीक है। अब आ जाइए नारियल के क्या खाया जाता है, तो नारियल के खाया जाता है भ्रूण कोष। अब आ जाइए टमाटर, जब भी कहते टमाटर, तो टमाटर के भी देख लीजिए, धोते हैं और खा जाते हैं, उसका बीज जो अंदर आता है वो बीजों खा जाते हैं। लेकिन सेब और नाशपाती के सिर्फ बीज आप हटा देते होइएगा, सीधे धो के खा लेते हैं, लेकिन बीज हटाते हैं, इसलिए पुष्पासन हो जाएगा। और टमाटर आपको देख लीजिए, टमाटर, अमरूद, अंगूर, इस सब का ना फल भी थी व बीजांडासन भी खाते हैं, फल भी थी व बीजांडासन। फल भी थी, टमाटर को देखते हैं काट लेता है, सीधे खा लेते हैं, कभी कभी खाने का मन करता था नहीं, काट के खा लेते हैं, उसका बीज उज वाला भी खा जाते हैं, नहीं कि उसमें के बीज छोड़ा के हटा के फेंकते हैं, पूरा खा जाते हैं। तो फल भी थी और बीजांडासन, जिसका बीज सहित खा जाएंगे ना उसको फल भीति कहेंगे वो ये मेन फल है, उसका भीति भी खा जाएंगे, ऊपर का भीति। तो फल भीति और बीजांडासन। अब देख लीजिए केला के मध्य एवं अंत भीति। अब देख लीजिए केला के आपको क्या करना है, मध्य एवं अंत भीति, इसको क्या कहते हैं, केला के क्या खाएंगे, मध्य एवं अंत भीति। कहना कि केला के ऊपर का छिलके फेंक देते हैं, मध्य वाला भाग, अंदर वाला भी भाग उसका होता है ना, अंदर वाला भी भाग खा जाते हैं, यानी कहने का मतलब उसके बाद पूरा खा जाते हैं, माने ऊपर का छिलके फेंक देते बाकी पूरा खा देते, तो मध्य और अंत दोनों हो जाएगा, मध्य और अंत दोनों हो जाएगा। माने देख लीजिए ऊपर का छील देंगे तब मध्य, देख लीजिए ऊपरी मध्य और ये अंत रहता है, तो जब इसको छील के फेंक देते तो ये दोनों ना हम खा जाते हैं, तो मध्य एवं अंत भीति दोनों हो जाएगा, ठीक है साथियों। यानी आपको ध्यान में रखना है, सेब का पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, आम का मध्य फल भीति, ठीक है, अमरूद और अंगूर का, और टमाटर का कहाँ गया है, टमाटर का फल भीति और बीजांडासन खाते हैं, पपीता का भी मध्य फल भीति खाते हैं, आपको बोलवे किए, नारियल के भ्रूण पोष खाते हैं, आप लोग को समझा ही दिए, केला के ऊपर का छिलके फेंक देते, बाकी मध्य और अंदर खा जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इधर, अब इधर आ जाइए साथियों, ठीक, इधर आप लोग को अब दिखाते हैं, या आधार इधर आइए, गेहूं का, जब भी कह देगा ना गेहूं का, तो गेहूं का भ्रूण पोष एवं भ्रूण पोष व भ्रूण दोनों खा जाते हैं। इसका देखिए भ्रूण पोष, नारियल का क्या हो गया था, भ्रूण पोष, नारियल का क्या हो गया था, भ्रूण पोष खाए थे, ठीक है साथियों, क्या भ्रूण पोष, लेकिन नारियल के साथ गेहूं का क्या खाएंगे, भ्रूण पोष और भ्रूण पोष और भ्रूण पोष और भ्रूण, नारियल के खाएंगे क्या, भ्रूण पोष, और गेहूं के भ्रूण पोष और भ्रूण खाएंगे, भ्रूण पोष और भ्रूण खाएंगे, भ्रूण पोष और भ्रूण खाएंगे। अब देख लीजिए, देखिए काजू के, जब भी कह देगा ना काजू किशमिश में काजू नहीं है तो उसे खाएंगे। देखिए काजू ना उसके अपने पुष्प से ही बनता है, काजू उसके अपना पुष्प से ही बनता है, तो ध्यान में रखना है, काजू के खा जाएंगे पुष्प विरियंत, काजू के खा जाएंगे पुष्प विरियंत और बीज पत्र। देख लीजिए काजू पर समझ लीजिए कि बीज पत्र, उसमें जो थोड़ा मोड़ा सटा हुआ रहता है वो बीज पत्र भी खा जाते हैं काजू पर के, यानी कहना कि पुष्प विरियंत यानी काजू का पुष्प विरियंत, यानी देख लीजिए काजू का आकार इसे रहता है, ऐसे काजू का आकार रहता है ना, ऐसे इस टाइप का काजू का आकार रहता है, तो कहना कि वो हम विरियंत नहीं बनने दिए, खा ही गए, उसको ना विरियंत बनने ही नहीं दिए, तो खा गए, तो यानी पुष्प विरियंत, किसको, काजू को,
पुष्पवृंत और बीजपत्र यानी पुष्पवृंत और बीजपत्र खाया जाता है। पुष्पवृंत कहना क्या चाह पुष्पवृंत और बीजपत्र खाया जाता है, ठीक है। और यह लीची का एरियल खाया जाता है। देखिए आप लोग लीची कहिएगा मध्य फलवृति होगा, लेकिन यह अफवाह है साथियों। देखिए ऊपर का फेंक देते हैं, बीजा का भी फेंक देते हैं, लेकिन मध्य फलवृति खाए जाते हैं तो सब लोग मध्य फलवृति मारता है। ऑप्शन में लीची का रहेगा तो मध्य फलवृति मारता है, लेकिन इसको एरियल कहेंगे, एरियल यानी लीची खाएंगे रील देखते देखते। न होता इंस्टाग्राम को रील देखते देखते क्या खाएंगे, लीची। इंस्टाग्राम के रील देखते देखते क्या खाएंगे, लीची। तो ध्यान में रखना है, इंस्टाग्राम के रील देखते देखते क्या खाना है, लीची खाना है, लीची लीची लीची। और काजू के तो आपको बोले कि वृंत नहीं बने थे तो पुष्प वृंत और बीजपत्र। आप देख लीजिए चना और मूंगफली। चना देख लीजिएगा, काला चना ना रहता है, चना और मूंगफली। तो ध्यान में रखिए बीजपत्र और भ्रूण देख लीजिए, वो तो भ्रूण खा ही बे करते उसका। आप बीज वाला उसका चना का आप छोरी ऊपर के छोड़ाते हैं, उतना छोड़ाने जाइएगा तो कितना छोड़ाइएगा। तो बीजपत्र चना मूंगफली, जिसको बादाम हम लोग नहीं कहते, मूंगफली को बादाम, तो उसका भी बीजपत्र और भ्रूण खा जाते हैं। किसका आप भ्रूण खाते हैं किसका, गेहूं का। लेकिन चना और मूंगफली के क्या खाते हैं, बीजपत्र और भ्रूण भी खा जाते हैं। लीची का एरियल और काजू को पुष्प वृंत और बीजपत्र भी खाते हैं, ठीक। अब आ जाइए, देखिए यहाँ देखिए, जब भी कह देगा सहतूत तो कहना कि रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज। जब भी कह देगा ना सहतूत के तो कहना कि वो रसीले 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 परिदल पुंज। और देख लीजिए कटहल के सीधे हम लोग क्या खाते हैं, कटहल के परिदल पुंज। ये जो कि संग्रंथित फल है, यही दोनों संग्रंथित फल है। तो यानी कहना कि वो कटहल के परिदल पुंज, वो बीज भी खाते हैं। देखिए कटहल के बीज आप लोग नहीं खाते हैं, बीज कटहल का बीज छोड़ा के उसको ना सब्जी में रखा जाता है, देखते ही हैं। तो कटहल को हो जाएगा अच्छा परिदल पुंज और रसीले परिदल पुंज तो हो जाएगा सहतूत के, और परिदल पुंज हो जाएगा और बीज हो जाएगा कटहल के। और अनानास के भी परिदल पुंज सिर्फ खाते हैं। देखिए अनानास के सिर्फ खाएंगे परिदल पुंज। अनानास के ध्यान रखना कि अनानास के अनानास जो होता है ना, अनानास कहना कि वो अनानास के पेड़ पे परी बैठल रहती है, अनानास के पेड़ पे। तो ध्यान में रखना अच्छा, अनानास के परिदल पुंज, कटहल के परिदल पुंज व बीज, जबकि सहतूत के रसीले परिदल पुंज। और नारंगी के जूसी है, तो कहना कि नारंगी के हम जूस बना के पी जाएंगे, तो जूसी है, ठीक है साथियों। तो यह इम्पोर्टेंट सब था, यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट था, इस सबको आपको याद करना ही है, ठीक। बाकी यह सब आपको थोड़ा मोड़ा देख लेना है, यह सब थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक। ज़्यादा नहीं करना है इसके लिए। देखिए आ जाइए यहाँ तक, ये सब आपको हम ना क्या कहते, थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक। देख लीजिए तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक कौन है, तो कहना कि तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है स्क्लेरेन काइमा। यानी स्क्लेरेन, यानी ये स्कूल जा रहा है माँ के कहने पर, तो स्क्लेरेन काइमा माने तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक घटक। जब भी कहते हैं तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक घटक तो स्क्लेरेन काइमा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ध्यान में थोड़ा मोड़ा आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो हो गया स्क्लेरेन काइमा माने स्कूल जाएंगे माँ के कहने पर, तो स्क्लेरेन काइमा, ठीक। आप ध्यान में आ जाइए जाइलम, इसे प्राय कास्ट भी कहते हैं। जाइलम को कहना है, जाइलम माने ज से जाइलम, ज से जल ले जाता है, तो इसको कहना है कि अच्छा जल माने जल जो है ना, कहना कि वो अपना कास्ट के आदमी के पिलाएगा जल, तो यानी कहना कि वो जल अपना कास्ट के आदमी को पिलाएगा। तो जाइलम इसे प्राय कास्ट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों, प्राय कास्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए जाइलम जो ना यह संवहन ऊतक होता है, यह ध्यान में रखना है कि जाइलम जो ना ये संवहनी ऊतक होता है। इनका दो मुख्य कार्य क्या है, एगो जल व खनिज लवणों को का संवहन करना, ये आंतरिक दृढ़ता प्रदान करना, ये आपको नहीं याद रखना है। यानी ज से जाइलम, ज से जल ले जाता है, जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है, यानी पौधों की
आयु की गणना न तो करना चाहे पौधा में जल डाल के हम लोग उसका पता लगाएंगे। पौधा कितने वर्ष का है वह देखेंगे जल डाल के। तो क्या ध्यान में रखना है साथियों, जल डाल के हम लोग पता करेंगे कि कितने साल का है। यानी कहना कि पौधे की आयु की गणना जाइलम माने जल डाल के जाइलम की वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। पौधों की आयु को निर्धारित करने की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी जो वलय गिन के पौधे के आयु का बारे में पता लगाते हैं, जाइलम के वलय गिनकर, तो उसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी डेंड्रो यानी ध्यान में रखना चाहिए कोरोना से बचना है, क्रोनोलॉजी यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब फ्लोएम देखिए, यह भी संवहन तक है, जाइलम फ्लोएम दोनों संवहन तक है। जाइलम फ्लोएम दोनों भाई है और उसका एक बहन है, तो संवहन ध्यान में रखना है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों को अन्य भाग में पहुंचाना। देख लीजिए, वेटर का काम समझ लीजिए ना, ये कर रहा है फ्लोएम। माने वेटर का काम कौन करेगा, कहना अच्छा फ्लोएम में जाइलम जल से जल पहुंचाएगा और फ्लोएम जो ना वेटर के काम करेगा। जो पत्ती जो होता है ना वो क्लोरोफॉर्म के द्वारा खाना बनाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा ही वो हरा रंग होता है, क्लोरोफॉर्म के द्वारा खाना बना के वो प्रकाश संश्लेषण करता है और उस खाना को ना वेटर का काम फ्लोएम करता है। नहीं, फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। और जल जाइलम, जल से जाइलम है फ्लोएम। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं उसके वलय गिनने वाले के जो विधि था उसको। देख लीजिए, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई पादक के ई आपको नहीं याद रखना है, ई वाला ई नहीं याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए आप लोगों को देख लीजिए, ये सब भी हम आपको दिखाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जब भी प्रकाश संश्लेषण करना है तो पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ध्यान में आपको ऐसे रख लेना। देख लीजिए, इसको ना थोड़ा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र आप लोग को याद रख लेना चाहिए। ठीक, यानी कहने का मतलब है 6CO2 प्लस 12H2O। यानी CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और 12H2O का मतलब जल। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल जो रहता है ना, जिसको पर्णहरित हम लोग कहते हैं, क्लोरोफिल तथा कार्बन की उपस्थिति में, यानी प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ना ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। जब भी इसका प्रक्रिया कराते हैं ना तो क्या बनता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। वही बात यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। यही कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन सब बनता है। तो यानी इसको थोड़ा मोड़ा आपको याद रखना। किसको, इसको याद रखना है। यानी कहने का मतलब है कि CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और जल माने 6CO2 और 12H2O माने 6 को 2 गुना 12 जल माने 6CO2, और इसका ना प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी आधा, जल भी आधा, दोनों जल ऑक्सीजन बराबर 6। अब देख लीजिए, और ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को यहीं से इसको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज का सूत्र पूछ देता है C6H12O6, यानी C6 और फिर इसका दुगुना H12 कर दीजिए, फिर ही O को 6 से कर दीजिए। ठीक, तो ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, प्रकाश माने प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये दोनों को ना CO2 और जल को प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रक्रिया कराया जाता है ना, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। माने C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनता है। यह आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है वही कार्बन डाइऑक्साइड या ही, देख लीजिए 1 मिनट, यह कार्बन डाइऑक्साइड है ही है। और उसके बाद क्या करें, पानी, तो पानी यहाँ ही है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश देख लीजिए यहाँ ही है। ठीक है, माने ये चारों जरूरी है, तभी जाके ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, स्थलीय पौधों वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको नहीं याद रखना है। देखिए, पत्तियों की कोशिका में, मान लेते पत्ती जो पत्ता होता है ना, पत्ती के कोशिका में जल परागन माने प्रसरण द्वारा, सीरा से, तो सीधे ध्यान में रखें ना,
प्रसरण के द्वारा और CO2 वायुमंडल से विसरण के द्वारा प्राप्त होता है। देख लीजिए, फिर ध्यान में रखिए, पत्ता को जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आगे बोले थे ना, माने CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण माने भोजन बनाने के लिए CO2 और जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल को रहना जरूरी है, माने क्लोरोफॉर्म को, पर्णहरित को, क्लोरोफॉर्म को रहना जरूरी है। तो ध्यान रखिए, जल कहाँ से प्राप्त करता है? पत्ता जो है ना, पत्ता जल, तो कहना चाहे प से पत्ता, प से प्रसरण, प से पत्ता, प से प्रसरण, माने पत्ता को जल ना प्रसरण से मिलता है, और क्या कहते हैं, वायुमंडल से CO2 विसरण के द्वारा होता है। यानी जल में क्या कहते हैं, पत्ता में जल किसके द्वारा? तो पत्ता में जल प्रसरण के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण के द्वारा। ठीक है साथियों, विसरण के द्वारा, एवं विसरण के द्वारा ये हो जाता है CO2 विसरण के द्वारा, जल प्रसरण के द्वारा। अब आ जाइए, ये सब आपको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है, बाकी नहीं। क्लोरोफिल पत्तियों में हरा रंग का वर्णक होता है, तो जानवे करते हैं क्लोरोफिल, जिसे हरित लवक कहते हैं। ठीक है साथियों, यह हो जाएगा। इसके 4 घटक होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल भी होता है इसी का। ये सब आपको उतना नहीं याद रखना। क्लोरोफिल B हरे रंग का होता है और ऊर्जा को उत्पन्न करता है, प्रकाशन के केंद्र में होता है। ये सब आपको इतना नहीं याद रखना, ठीक, जो कि हम बता दिए, सिर्फ याद रख लीजिए। क्या कहता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। हम आपको बोले थे क्लोरोफिल में ना मैग्नीशियम होता है, Mg, आपको पीछे हम बताए हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। तो यह उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। यह आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है ना, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, कहना कि वो प्रकाश संश्लेषण का दर ना लाल रंग में सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश में ज़्यादा होता है, सबसे अधिक प्रकाश में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दर जो ना सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। जब भी कहेगा प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश लाल होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का दर लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। अब आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल, ये प्रकाश संश्लेषण उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की क्रिया है, माने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार के है। माने प्रकाश संश्लेषण ही है ना जिसमें क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन दोनों होता है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में, यानी इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। थोड़ा मोड़ा इसको आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण अपचयन उपचयन दोनों की क्रिया है, उपचयन अपचयन दोनों की क्रिया है। तो उपचयन होगा ना, पहले उपचयन उसके बाद अपचयन। तो उपचयन माने जल का क्या ग्लूकोज बनाता है, आई उपचयन से जो ना क्या कहते हैं, इसमें जल का उपचयन होगा ना तो ऑक्सीजन बनेगा, जल का उपचयन होगा तो ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा ना तो अपचयन होगा तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो ना क्या है, इसमें लाल रंग सबसे अधिक और बैंगनी रंग सबसे कम। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना अपचयन उपचयन दोनों को क्रिया है, जिसमें उपचयन जल ऑक्सीजन बनाता है, जल ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज बनाता है। ठीक, अब आ जाइए, प्रकाश रासायनिक क्रिया इसे गिरेना भाग से संपन्न होता है, इसे हिल क्रिया से भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक को हिल क्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक, ये सब आपको उतना नहीं ध्यान रखना, ठीक। रासायनिक प्रकाशहीन, देख लीजिए, प्रकाश रासायनिक माने रासायनिक रहेगा ना, प्रकाश रासायनिक तो गिरेना करना कि गिरेना, प्रकाश रासायनिक तो गिरेना जिसे हिल क्रिया कहते हैं। हिलेगा गिरेना करना, गिरेना यानी प्रकाश रासायनिक क्रिया को गिरेना कहेंगे। और प्रकाशहीन रहेगा ना तो इसको स्ट्रोमा कहेंगे। प्रकाशहीन रहेगा ना तो इसको सिर्फ स्ट्रोमा कहेंगे, या थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। हिलेगा तो हिल माने जिसमें रासायनिक है, तो माने समझ लीजिए कि वो
वह रासायनिक है तो वह हिलेगा, तो सो ग्रेना भी कहते हैं, ग्रेना। एस्ट्रोमा कहते हैं जो नहीं है उसको, प्रकाशहीन, प्रकाश से नहीं रहेगा। अब आ गई मेन इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ आ गई पादप हार्मोन्स, बहुत इम्पोर्टेंट है पादप हार्मोन साथियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। ऑक्सीन्स जब भी कह देगा ना ऑक्सीन्स, तो ऑक्सीन्स को हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन, तो कह देना का अच्छा ऑक्सीन्स यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो डर लगेगा। ऑक्सीजन जब भी आदमी किसी का ऑक्सीजन रुकेगा तो डर लगेगा कि नहीं, तो कहना अच्छा ऑक्सीजन, मान लेते किसी का तबीयत खराब है उसका ऑक्सीजन रुक रहा है तो यानी डर लगेगा, तो कहना वो ऑक्सीन्स रुक रहा है तो डर लग रहा है तो डार्विन। ऑक्सीजन रुक रहा है तो डर लग रहा है तो डार्विन, यानी डर लग रहा है ऑक्सीजन रुक रहा है तो डार्विन इसका खोज किया था। कब किया था इसको आपको नहीं याद रखना है। ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? डार्विन। ठीक है, जब भी कह देना कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, यानी पौधे की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है। जैसे में देखिए, मान लेते एक पौधा है, उसका ऊंचाई इतना रहना चाहिए, ठीक है, वो ये पौधा ना इतना न रख के इतना हो जा रहा है, मान लेते आम के पौधा तार के इतना पौधा जैसे बन रहा है, तो देख लीजिए वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी आंधी उंधी आएगा तो तुरंत टूट के गिर जाएगा। इसीलिए ये ऑक्सीजन का काम की रहता है कि जो जितना जिसका लंबाई है, मनुष्य का लंबाई 5 फीट 6 फीट इतना के आसपास रहता है, कोई 10 फीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका विकलांग समझिएगा, उसको विकलांगता हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जो वन पौधा में भी इसी प्रकार का होता है, जितना रहना चाहिए हाइट उससे ज़्यादा होगा ना तो उसको नियंत्रित करेगा कौन? ऑक्सीजन। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। यानी कह देगा पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ऑक्सीजन से साथियों, ऑक्सीजन। ठीक है, आ जाइए, अब आ जाइए, यह फसलों को गिरने से बचाता। देख लीजिए, यह होता है ना कि फसलों के गिरने से यही बचाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होने देगा, मीडियम रखेगा तो गिरेगा नहीं। तो थोड़ा मोड़ा आपको इतना ही ध्यान रखना, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट यह है। ठीक है, खोज कौन किया है? हुआ है। ठीक, अब आ जाइए, जिब्रेलिन्स। देख लीजिए, जब भी कहता जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स से कहेंगे कि जीव, जीव हो ना, जीवा, जीवा होता है ना, कहेंगे वो जीवा के बारे में कह रहा है कि वो जीवा छोटा रहता है उसको बड़ा करना है। जीवा कितना रहता है? छोटा रहता है, उसको बड़ा करना है। तो कहना अच्छा छोटा चीज़ को बड़ा, यानी जापान के आदमी कैसा रहता है? छोटा छोटा। और तो इसीलिए वो खोजा कि यार जापान का आदमी छोटा छोटा रहता है तो पौधा भी छोटा छोटा रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए यह खोजा था। यानी कहने का मतलब है यह जो ना पौधों को बढ़ाने वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है कौन? ये ही जिब्रेलिन्स, जिसको कूड़ा सोवा कहते हैं। यानी कह देंगे अच्छा जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन माने कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा इसका खोज किया है। जिब्रेलिन्स का खोज कौन किया है? कूड़ा किया है, कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा नहीं कूड़ा सोवा कहेंगे इसको। कूड़ो लिखा हुआ है लेकिन कूड़ा इसको हम लोग पढ़ेंगे, कहेंगे अच्छा जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स यानी कहेंगे कि वो कूड़ा 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 इसको कहेंगे। कब किया इसको ही नहीं याद रखना, सीधे याद रखना जिब्रेलिन्स, कूड़ा 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 कचरा तो कूड़ा सोवा। अब देख लीजिए जिब्रेलिन्स क्या है, आपको हम दिखाते, देखिए यह हार्मोन सब जितना कहेंगे उतना ही याद रखना है, पूरा नहीं आप याद कर रखने लगिएगा। ठीक, अब आ जाइए, यह बौने पौधों को लंबा करता है। देख लीजिए, जीभ समझ लीजिए, जीभ छोटा है उसको बाहर निकालिए ना तो वो लंबा हो जाता है, यानी जीभ छोटा है अभी, अब उसको बाहर निकालिए तो लंबा हो जाएगा। तो यानी इसी से समझ लीजिए कि जिब्रेलिन्स जो ना, जो बौना रहता है ना, बौना उसको लंबा कर देता है, यानी बौने पौधों को लंबा करता है जिब्रेलिन्स। यह फूल बनने में मदद करता है, फूल खिलाने में नहीं साथियों, ये फूल बनने ही में मदद करता है। जानता ना कि शुरुआती दौर जिसमें फूल अभी बनना ही है, अब फूल खिलने वाला हार्मोन दूसरा होता है जो कि आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यह फूल बनने में मदद करता है, यानी जिब्रेलिन्स फूल बनने में मदद करता है। ठीक, ध्यान में रखना है आपको, इसका मेन है यह पौधे के बौनापन को रोकता है और लंबा करता है। यह बौने पौधे को रोकता है, यानी बौना को कहता है कि थोड़ा लंबा होने के लिए, यानी जीव है ऐसे, अब बाहर निकालिएगा तो जीव लंबा ना हो जाता है, तो जिब्रेलिन्स कहना है। यह आपको नहीं ध्यान में रखना है, यह नहीं ध्यान में रखना है, ये नहीं ध्यान में रखना है, याद नहीं। हाँ देख लीजिए, यह आपको ध्यान में रखना है, इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। देख लीजिए, कह देगा बड़ा बड़ा आकार के जो होता है ना कि मैंने छोटा आम, अब देखिएगा चाइना सब इसी चीज़ का उपयोग करता है, जापान सब में भी देखिएगा छोटा, देखिए जापान अपना भारत की अपेक्षा जापान सब में बड़ा बड़ा आम होता है, अपने यहाँ छोटा छोटा, उसके यहाँ 1-1 1.5 2-2 केजी का आम भी होता है साथियों, जापान सब में चाइना सब में। तो वही जिब्रेलिन्स का ही छिड़काव करता है, तभी फल का आकार बड़ा बड़ा होता है, यानी इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल फूल
का उत्पादन होता है। ठीक है, जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। अब देख लीजिए, जब भी कह देगा जिब्रेलिन्स कहाँ से निकलता था, जिब्रेलिन्स जो ना कवक से निकाला जाता है। एफ्लाबिस भी कवक से निकाला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो मशरूम होता है ना वो अभी कवके का बना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। जिब्रेलिन्स किस चीज़ से निकाले जाते हैं? कवक से। जिब्रेलिन्स कवक से। यानी जिब्रेलिन्स के बारे में हम लोग क्या देखें, तो जिब्रेलिन्स के बारे में बोले ना कि यह बौने पौधों को लंबा कर देता है और फूल बनने में मदद करता है। ठीक है, और देखें यह बड़े बड़े आकार को फूल माने होता है ना कि बड़ा बड़ा फल बनाता है और यह कवक से प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना। अब एक और इम्पोर्टेंट, साइटोकाइन। देख लीजिए उसका खोज कौन किया था? आप देख लीजिए, ऑक्सिन्स का तो डार्विन किया था, जो कि वृद्धि माने वृद्धि पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, और क्या कहते हैं इसका, अब आ जाइए, इसका तो पूरा सोवा किया था किसका? जिब्रेलिन्स का। और साइटोकाइनिन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइटोकाइनिन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका खोज ध्यान में रखना, साइटोकाइनिन का खोज कौन किया? तक ना साइटो माने साइकिल से खोजने गया, तो साइकिल से खोजने गया तो मिल गया। ना कहता कि साइकिल से खोजने गया तो साइटोकाइनिन, तो यह मिल गया। तो मिलर कब किया ये नहीं याद रखना है, परंतु इसका नामकरण लिथाम किया। लिथाम यानी जब भी मान लेते, देखिए एक आदमी को साइकिल से खोजने गया तो मिल गया, तो मिलेगा तो उसको कहे रुको रो, थमो थमो। नहीं कहता कि गांव में रुक जाओ, अब थमो तुम ही को खोज रहे हो तो थमो रुको, यानी तो वही लिथाम यानी ध्यान रखना, मिलर लिथाम। यानी यह समझो मिल गया ना तो उसको लेके साइकिल पर बैठा के फिर लिथाम माने लेके चल आए। तो ध्यान में रखा, खोज किया मिलर, नामकरण किया लिथाम। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। आप देख लीजिए, यानी कहना कि साइकिल से ये अकेले नहीं खोजने गया था, ऑक्सीजन को भी जोड़े ले गया। यानी कह देगा प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा हार्मोन्स काम करता है, तो कहना अच्छा ऑक्सीजन को साइकिल पर बैठा के ले गया, ऑक्सीजन को साइकिल पर बैठा के ले गया तो साइटोकाइनिन। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। जब भी कह देगा ना, ये आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और ये सब आपको नहीं याद रखना है। सीधे देखिए, ऑक्सीजन के साथ मिल के कौन कार्य करता है? क्या है? साइटोकाइनिन। तो जब भी साइटोकाइनिन रहे ना, ऑक्सीजन से रहे, तो समझ जाइएगा कि वो दोनों ना आपसे पूछ देगा कि कोई चीज़ कि कौन करता है दोनों मिलकर, तो यही साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन से मिलकर काम करता है। और यह जीर्णता को रोकता है। जब भी कहते हैं जीर्णता को कौन रोकता है, तो कहना अच्छा जीर्णता को रोकने वाला है यही साइटोकाइनिन। यानी साइकिल से खोजने गया, मिल गया तो उसको रोक के बैठा लेगा ना, तो जीर्णता को कौन रोकता है? तो साइटोकाइनिन। तो ध्यान में रखना है, साइटोकाइनिन जो ना मिलर गया साइकिल से खोजने, तो मिल गया तो मिलर, तो उसको कहा रुको थम ले चलता, तो लिथाम। ठीक है, यानी लिथाम इसका नामकरण किया। अब देख लीजिए, यह साइटोकाइनिन अकेले नहीं, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है और जीर्णता को रोकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, यह बौने पौधों को लंबा करने में प्रयोग होता है। देख लीजिए, यह आरएन एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ये नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है यह बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। आप देख लीजिए, आपसे यही पूछ देगा या जिब्रेलिन्स और यह साइटोकाइनिन। देख लीजिए, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन जो है ना, दोनों है ना, क्या करता है? दोनों बौने पौधा को लंबा करता है, बौना पौधा को लंबा करता है। ठीक है, एक साथ मिल के काम करता है कौन? ऑक्सीजन से। लेकिन बौना पौधा को लंबा करेगा साइटोकाइनिन, और यह क्या कहते हैं जिब्रेलिन्स। यानी ऑप्शन में दे देगा ये दोनों, तो ऑप्शन सी दे देगा इनमें से दोनों, और नहीं तो ये दोनों को में से एक देता है। ठीक है साथियों, आपसे यह भी पूछ देता है कि कौन है ना कि जिब्रेलिन्स की तरह कार्य करता है या कौन साइटोकाइनिन की तरह काम करता है, तो वही जिब्रेलिन्स की तरह साइटोकाइनिन की तरह जिब्रेलिन्स काम करता है। यह आपको ध्यान में रखना है, यह पूछा हुआ प्रश्न है। अब आ जाइए, एब्सिसिक एसिड। ध्यान में रखना कि अच्छा ABCD पढ़ रहा है, यानी ABCD पढ़ने के बाद कराई नहीं है। देखिए ABCC यानी ABCD पढ़ रहा है, तो कहना कि वो एब्सिसिक एसिड, तो कहना कि वो एब्सिसिक एसिड इस हार्मोन की खोज कब हुआ नहीं याद रखना है। कहना कि कार्न्स और एडिकोट तथा बाद में बेयरिंग ने किया था। तो इसका भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको इसका जो कहना कि ABCD कौन पढ़ता है, तो कहना कि वो ABCD पहला अक्षर होता है ए, तो पहला अक्षर हिंदी में भी होता है क, तो कार्न्स। एडिकोट कार्न्स जो ना, कार्न्स कहना कि
कार्न्स कोट में पढ़ते गया, कार्न्स कोट में पढ़ते गया और वेयरिंग 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 ना कहता कि वेयरिंग है, वेयरिंग वेयरिंग वेयरिंग, यानी ध्यान में रखना है इसलिए, यानी ABCD के बात हो जाता है कार्न्स, कार्न्स कोट, तो एडी कोट, एडी कोट कार्न्स और कोट, इसका क्या कहते खोज किया, बाद में नामकरण वेयरिंग, रिंग 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 कहना कि वो ABCD वाला जो ना रिंग में गया, रिंग में गया, ABCD वाला रिंग में रिंग में रिंग में गया, ना कहता कि रिंग होता है ना कि चाबी का रिंग खरीदते उसमें ABCD सब लिखल रहता है, तो कहना अच्छा वेयरिंग, यानी वैसे ABCD वाला रिंग खोज किए कार में लगाने के लिए, कोट में गया कार से, ठीक है। और यहाँ भी रिंग यानी वेयरिंग, माने यहाँ भी रिंग खोजे, रिंग तो रिंग से हो जाएगा ये वेयरिंग, क्या कार में लगाएं, कार में लगा के कोट में गया था। तो ध्यान में रखना है ABCD एसिड का खोज कौन कार्न्स, एडी कोट और वेयरिंग किया था। यह वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, जब भी कह देगा ना वृद्धि रोधक हार्मोन्स, यानी कह देगा वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन है, वृद्धि रोधक, तो कहना कि वो वृद्धि को रोकता है। अब देख लीजिए जो बच्चा सब ABCD पढ़ता है ना, वो पेड़ पौधा रोपिएगा ना तो वह तोड़ देगा, यानी वृद्धि होने से पहले ही उसको तोड़ देता है ना। तो ABCD जो पढ़ता है क्या रहता है, बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो वह वृद्धि को रोक देता है, तो कहना वो वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन है, तो FCC एसिड। यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है, ये नहीं याद रखना है। यह पतियों के विलगन के मुख्य भूमिका नहीं है, तो नहीं याद रखना है। यह पुष्पन में बाधक है, हाँ यह आपको ध्यान रखना है। कह देगा कि पुष्पन में बाधक कौन है, तो देख लीजिए जब ये पौधा सब में पुष्प उगेगा बच्चा सब सीधे तोड़ लेता है, कौन बच्चा, ABCD पढ़ने वाला बच्चा, तो कहना अच्छा पुष्पन में बाधक के ABCD पढ़ने वाला बच्चा, तो FCC के सीड, ठीक है साथियों। और ध्यान में वृद्धि को भी रोक देता है, पौधे तोड़ देता है, पौधा थोड़ा मोड़ा सब बढ़ गया तो उसका फूले तोड़ लेता है, कौन, ABCD पढ़ने वाला बच्चा, तो FCC के सीड, ठीक है ध्यान रखना है। अब आ जाइए एथिलीन, जैविक कद में एथिलीन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह देगा एकमात्र कौन हार्मोन, हार्मोन कह रहा है पादप हार्मोन, पादप हार्मोन है पौधा का हार्मोन, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, कहना कि एथिलीन, एथिलीन एथिलीन है, कौन है साथियों, एथिलीन है, एथिलीन एथिलीन। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 में खोज किया, तो ये नहीं याद रखना है, सीधे ध्यान में रखना है। ये वर्ग में गैसीय गैस ना होता कि गैस, यानी कहने का मतलब है कि कोई गैसीय अवस्था में किसी का खोज कर रहा है, यानी जब आप पढ़िएगा कोई वर्ग में पढ़िएगा, उस समय पढ़ते समय आप बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको पता चल गया वो यह गैसीय अवस्था में रहता है, कौन रहता है, तो एथिलीन गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है। यानी आप पढ़िएगा वर्ग में बैठ कर पढ़िएगा तभी ना पता चलेगा कि वो यह गैसीय अवस्था में रहता है एथिलीन। तो एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है, तो कहना कि एथिलीन जो कि जिसका खोज वर्ग ने किया था, ठीक है। करवा दीजिए। यह फल पकाने में वह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, या पुष्प आपको नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना है ना, फल पकाने में वो मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, तो याद ध्यान में रखना है कि फल पकाने में सबसे इम्पोर्टेंट है एथिलीन। आपको ज़्यादा पूछेगा फल ही पकाने में, फल पकाने में एथिलीन, फल पकाने में एथिलीन, समझ गए, फल पकाने में एथिलीन, ठीक है। यानी एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन है, फल पकाने में भी एथिलीन। अब आ जाइए देख लीजिए फ्लोरीजेंस, यानी कह देना फ्लोरीजेंस, ये पत्तियों में बनते हैं। जब भी कह देगा फ्लोरीजेंस किस चीज़ में बनता है, तो कहना कि वो फ्लोरीजेंस जो ना जेंस यानी जेंस मतलब पुरुष तो माने जेंस, जब भी जेंस नाम आए ना कि वो पत्ती, जेंसी पत्ती होता है, ठीक है। महिला पत्नी जेंस पत्ती होता है ना, कि जेंस ना कहता, पुरुष के जेंस कहते हैं और महिला को स्त्री कहते हैं, स्त्री जेंस सब नहीं कहा जाता है। तो कहना चाह यानी जेंस यानी पत्ती में बनते हैं, पत्ती बनते हैं जेंस, यह लेकिन फूलों को खिलाने में मदद करता है, इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह दे फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, तो कहना कि अच्छा पौधा सब में पानी उनी देगा कौन, जेंस आदमी देगा, तब जाकर फूल खिलेगा, कौन, कहना कि वो महिला नहीं, जेंस आदमी पेड़ में फूल में पानी दे रहा है, तो वहीं फूल में पानी दे रहा है कौन, जेंस आदमी, इसीलिए फूल खिला है। तो ध्यान में रखना फूल खिलाने वाला कौन है, तो क्या को जेंस खिलाता है, जेंस यानी पानी डाल रहा है पेड़ पौधा सब पर जेंस, तो जेंस खिलाता है फूल।
तो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसको कहा जाता है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन साथियों फ्लोरिजेंस के कहते हैं, या पत्ती में पाया जाता है। अब आ जाइए, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रकार के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। जब भी कहेगा ना कौन एक प्रकार के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन है, कौन सा पादप हार्मोन डाई कार्बोक्सिलिक है, कह देगा ना डाई कार्बोक्सिलिक है, डाई कार्बोक्सिलिक है। कह देगा कि अच्छा डाई कार्बोक्सिलिक, सीधे कार्बोक्सिलिक नहीं साथियों, कहना कि अच्छा डाई कार्बोक्सिलिक है तो कहेगा ट्राउमेटिन, यानी कहना कि वो ट्राउमेटिन जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, यानी ट्राउमेटिन। ध्यान रखना, मैट्रिक में पढ़ रहा है, मैट्रिक से मैटिन, ट्राउ माने ट्राई कर रहा है मैट्रिक में पढ़ने के लिए, कौन? तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कहना कि यह एक प्रकार के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कहना कि कौन सा पादप हार्मोन्स डाई कार्बोक्सिलिक है, तो ट्राउमेटिन। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, ठीक है, जिससे पौधे का जख्म भरता है। अब देख लीजिए, पौधे के जख्म कौन भरेगा, तो कहेगा अच्छा मैट्रिक में जो पढ़ता है ना वो पौधे के बारे में पढ़ा है, तो इसीलिए पौधे में छील जाता है ना, तो उसमें ना वह उसको क्या कहते हैं, उसका उपचार करता है। तो ध्यान में रखना कि अच्छा उपचार कौन करता है घायल पौधों के निर्माण में, तो कहना कि वो कौन सा पादप हार्मोन, तो कहना कि मैटिन में पढ़ने वाला, मैट्रिक में पढ़ने वाला। तो यानी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल खिलाने वाला ट्राउमेटिन, ये सब बहुत वृद्धि निरोधक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यह भी इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का प्रयोग, यानी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जी, कद्दू, तरबूज आदि के आकार बढ़ाने में किया था। आप देख लीजिए, कह देगा, जैसे में यहाँ पे देखिएगा पटने शब्द में देखिएगा, गाय सबको वैसे आवारा की तरह छोड़ देता है, ठीक है, और शाम में गाय सबको पकड़ के और उसको सुई देता है, पहले सुई देता है, उसके बाद दूध निकालता है, ठीक है साथियों, जो कि वह दूध ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। सुई देकर देखिएगा उसमें ना इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शन देकर उसे दूध निकालता है। और तरबूज, कद्दू का भी ना जो झाड़ में सुई देकर बड़ा बना देता है, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहना अच्छा ऑक्सीटॉक्सिन है, तो टॉक्सिन को हम लोग टॉक्सिन कहते हैं, कहीं टॉक्सिन लिखा रहता है, ऑक्सीटॉक्सी, यानी ऑक्सीटॉक्सी कहना कि ऑक्सीटॉक्सिन, यानी कहना है कि तो ऑक्सीजन, देख लीजिए ऑक्सी से कहना कि सब दिन सुइया देगा ना तो ऑक्सीजन एक दिन न एक दिन रुक जाएगा, टॉक्सिन माने रुक जाएगा, इस तरह से आपको याद रखना। ऑक्सीटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है हार्मोन्स में, ठीक है। तो इसको आपको बढ़िया से याद रख लेना, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, पूछ यह रोग बचा हुआ है, यह रोग हम आपको आगे करवा देंगे, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसको हम आपको आगे करवा देंगे, ठीक है। आज कल थोड़ा छोटा वीडियो था, तो इसलिए आज हम आप लोग को बता दिए। और करेंट अफेयर के लिए आप लोग को क्या करेंगे ना कि 1 तारीख से आपका जो दिसंबर में जो करंट आएगा साथियों, वहाँ से आप लोग को शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी जो थोड़ा मोड़ा देखते हैं ना, जीविका वाला के एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ सोचते हैं, जो भाषा वाला सब्जेक्ट है उसमें, नहीं तो हम क्या कहते हैं ड्राइवर के लिए भी 1-2 तारीख से हम रेगुलर उसका 10 दिन में क्या कहते हैं 9 दिन के अंदर में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए भी ड्राइवर के लिए भी हम 1 तारीख से आपको शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।